नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बीजेपी के लिए अब असली टेंशन वाले दिन नजदीक आ गए हैं। अब तक तो बीजेपी इंडिया गठबंधन का मजाक बनाने और उसे हल्का साबित करने में ही लगी हुई थी, लेकिन पटना, फिर बेंगलुरु, फिर मुंबई और इसके बाद अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक आज हो गई है। एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग एक साथ बैठकर बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे आज, जबकि बीजेपी भी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है। यह बैठक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही है। बैठक में मोदी भी मौजूद रहेंगे और इसके लिए बहुत तामझाम वहां पे है। तमाम मीडिया चैनल वहीं पे भीड़ को और G20 की सफलता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया चैनल के जरिए। मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम मीडिया पे भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ यहां इंडिया गठबंधन मीडिया को लेकर कह रहा है। खैर, शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। उधर बीजेपी की और इधर भी जो बैठक हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शरद पवार और केसी वेणुगोपाल, तमाम नेता, और देखिए लगभग सबको आप पहचान रहे होंगे, ये तमाम नेता यहाँ आज मौजूद रहे इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में, और उधर जो बैठक हो रही है उसकी चर्चा भी। लेकिन चुनाव सिर पर हैं तो बीजेपी अपनी बैठकें कर रही है और उसका ध्यान इंडिया की बैठक पर टिका हुआ है। और इस बार यहां से कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, इस पर ध्यान ज्यादा है, और इससे कैसे बीजेपी फंस सकती है, इस पर भी ध्यान है बीजेपी का। इसीलिए इंडिया गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि उसका कोई सीएम फेस या पीएम फेस चुनाव के लिए, अगले चुनाव 2024 की बात करें तो पीएम फेस नहीं है। आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से यह सवाल बार बार उठ रहा है कि इंडिया से पीएम फेस कौन होगा, लेकिन आज उस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इंडिया की बैठक से पहले जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सब दलों के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की आकांक्षा होती है कि हमारे दल का नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। कोई भी दल राजनीति में होता है तो इस तरह की बात तो होती ही है, लेकिन सभी दलों ने एक बात कही है, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, किसी की महत्वाकांक्षा अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि भारत में एक ऐसी सरकार आए जो गरीबों के लिए काम कर सके। ये बहुत बड़ी बात यहाँ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, और जो बात यहाँ कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं एकजुटता को दर्शा रही है। ये बात आम आदमी पार्टी की, ये बात इंडिया गठबंधन में जो एकजुटता है उसको दर्शा रही है। तो इंडिया की प्राथमिकता ऐसी सरकार बनाना है दोस्तों जो गरीबों के लिए काम करे, जबकि बीजेपी की प्राथमिकता किसी तरह से फिर से सत्ता में लौटना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, उनकी ये प्राथमिकता है। अब तो संसद के विशेष सत्र को 5 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन और इसके लिए अगले सोमवार को यानी 4 दिन बाद सर्वदलीय बैठक बीजेपी ने बुलाई है। और लेकिन न सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पता है और न ही अब तक खुलासा हुआ है कि संसद में इस बार जो विशेष सत्र है उस विशेष सत्र में होना क्या है। जाहिर है कि बीजेपी देश को जानबूझकर अटकलों में उलझा रही है ताकि उसकी नाकामी से देश का ध्यान हटे, लेकिन इंडिया बीजेपी की इस चाल को कामयाब नहीं होने दे रहा है। आज की इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई, और भी क्या कुछ हुआ इस बैठक में, इसको लेकर बाद में केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जरा सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कोऑर्डिनेशन कमिटी वाज हेल्ड टुडे at the residence of Sri Sharad Pawar ji. Hello. The first meeting of the coordination committee was held today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister.
The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of the subgroup of media to discuss. तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप तक ये बात समझ में आ गई होगी, पहुंच गई होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर के इस पर जल्दी से जल्दी बातचीत होना। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि पहली इनकी जो जनसभा होगी वो भोपाल में होगी। इस जनसभा को लेकर के भी चर्चा यहां हो रही है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की बात में कर रहा था। हालांकि आप जानते हैं दोस्तों, सौरभ भारद्वाज जो हैं विधायक हैं दिल्ली के, वो सांसद नहीं हैं। एक त्रुटि थी, वो सुधारना चाहता हूं। लेकिन यहां सौरभ भारद्वाज की बात नहीं, बात इस पूरे इंडिया गठबंधन की हम कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन से उधर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ही जो बीजेपी का केंद्रीय मुख्यालय है, वहां जबरदस्त भीड़ है। वहां भीड़ इसलिए है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उनका आदर स्वागत होने जा रहा है। और इसलिए क्योंकि G20 में वो विश्वगुरु बन गए हैं। ये आप सब बताएंगे कि कितने बड़े विश्वगुरु बने हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी कि इंडिया जो है वो ऊपर तक पहुंचे, टॉप तक पहुंचे। लेकिन खैर, बात कर रहा था इससे पहले, हम बात जो कर रहे थे वो कर रहे थे कि संसद का जो विशेष सत्र है, उस संसद के विशेष सत्र में जो इंडिया गठबंधन है उस पर और उसके भावी कार्यक्रमों पर जो बातें होंगी वो भी सामने आने वाले समय में हम देखेंगे। इंडिया सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। साथ ही चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, पटना और नागपुर में कम से कम 5 संयुक्त रैलियां करके विपक्ष अपने अभियान की शुरुआत करना चाहता है। इन सब पे आज बात हुई है। आज की बैठक में और क्या कुछ सामने आया है वो आप सब देख चुके हैं। लेकिन बीजेपी उसके पहले माहौल ऐसा दिखा रही है मानो इंडिया में फूट पड़ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किन राज्यों में सीटों को लेकर विवाद है, नीतीश कुमार और लालू जी कैसे अपने दलों के बीच सीटें बांटेंगे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में क्या तालमेल रहेगा, ऐसी कई खबरें मीडिया में प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन अब न बीजेपी का एजेंडा किसी से छिपा हुआ है और न ही बीजेपी का साथ देने वाले मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैया किसी से छिपा है। अब जनता के सामने कई खुलासे हो रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने के लिए मीडिया घराने पत्रकारों पर दबाव बना रहे हैं, कैसे झूठी खबरें देकर कांग्रेस की सरकारों को गलत दिखाया जा रहा है। अब तो ऐसे पत्रकारों पर कांग्रेस के नेता कार्रवाई भी करने लगे हैं, पलटकर तीखा जवाब देने लगे हैं। यही कांग्रेस और इंडिया की मजबूती की निशानी है। तो कांग्रेस, इंडिया और उधर बीजेपी या एनडीए, इन सब की बात हम यहां करेंगे। और आज इस बैठक में जो कुछ रहा है, जो कुछ निकल के आया है, उस पर चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या इंडिया की बैठक ने बढ़ा दी है मोदी की टेंशन, क्या इंडिया की बैठक से बढ़ गई है बीजेपी की टेंशन। मोदी जी की टेंशन मतलब बीजेपी की टेंशन। आइए इन तमाम सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 8 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। संजय कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी, सीधे इंडिया की बैठक से जो कुछ वहाँ हुआ उससे इधर आ रहे हैं और इनसे समझेंगे कि क्या कुछ उधर चल रहा है। सबसे पहले शकील अख्तर जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। क्या कुछ हो रहा था वहाँ? 12 नेता मौजूद थे। 14 नेताओं का ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी। 14 में से 2 नहीं थे। एक ललन प्रसाद सिंह नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, और एक अभिषेक बनर्जी नहीं थे क्योंकि उनको ईडी ने आज समन किया था।
और आपने बताया भी और हम लोगों ने सुना भी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको लेकर, दोनों को लेकर और ख़ासकर अभिषेक बनर्जी को लेकर के ये बात कही गई, सुबह से बात कही जा रही है। जब संजय राउत ने भी बयान दिया था, उन्होंने भी कहा था कि देखिए आज हमारी बैठक होने वाली थी और आज ईडी ने समन भेज दिया अभिषेक बनर्जी को। कैसे देखा जाए, क्या कुछ रहा आज इस बैठक में? ये बैठक, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, शकील अख्तर जी, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर के बीजेपी के अंदर टेंशन है? देखिए राजीव जी, एक सबसे पहली बात तो ये कि अभिषेक बनर्जी नहीं आए, ये ठीक है, मगर जेडीयू की तरफ से लल्लन जी की तबीयत ख़राब थी, उसके बदले जो है जेडीयू ने झा साहब को अपना दूसरा प्रतिनिधि भेज दिया था, तो वो थे, तो इसलिए सिर्फ मनोज कुमार झा, हाँ, इसलिए सिर्फ एक सदस्य नहीं आया, और उसका कारण बड़े साफ साफ तौर पे के.सी. वेणुगोपाल ने बता दिया कि उनके ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, सरकार परेशान कर रही है, इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और इस वजह से वो नहीं आ पाए। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बैठक के पहले ही ये माहौल बनाया जा रहा था कि बहुत विवाद हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मगर वो सारे विवाद जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो मीडिया के अंदर हैं, वो कहानियों में हैं। वास्तविक रूप से आज की जो ये मीटिंग थी ये बहुत सफल रही, और सबसे बड़ी बात ये कि सारे लोगों ने एक साथ बैठ के ये तय किया, और जो बात लालू जी ने बॉम्बे में कही थी उसको दोहराया कि किसी भी पार्टी के नुकसान या फ़ायदे की बात नहीं है, इंडिया के फ़ायदे की बात है खाली, और वही बात हमको करना है जी। हर नेता इस पर सहमत था कि 2 सीटें हमें कम मिल जाए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस तरह से अपनी सरकार बना सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि मीटिंग शुरू होने से पहले सौरभ भारद्वाज जो बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी पे ही अटैक करते थे, और वो केवल इंडिया के बाहर के लोग नहीं थे, खुद इंडिया के अंदर कांग्रेस के लोग और मीडिया के लोग भी आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज़ रहते थे जी। नाराज़गियाँ अपनी जगह होती हैं, झगड़े अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब किसी बड़े काम के लिए मिलते हैं तो छोटे छोटे मतभेद बुलाना पड़ते हैं, और ये तीनों मीटिंगों के अंदर सारे बड़े नेताओं ने कहा, और इसीलिए सौरभ भारद्वाज ने आज ये कहा, और बिल्कुल ठीक बात है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का आदमी प्रधानमंत्री बने, सब चाहते हैं, हर पार्टी चाहती है, लेकिन पहला फैसला ये है कि हमको जीत के आना है जी। जब अगर हमारा बहुमत आ जाता है लोकसभा में तो आराम से फैसला कर लेंगे जी। तो आज की मीटिंग बहुत कामयाब रही, और दूसरा जो इसमें एक बहुत बड़ा ख़ास मुख्य निर्णय हुआ वो ये हुआ कि जो जनसभाओं की बात मुंबई में की गई थी, वो पहली जनसभा उन्होंने तय कर दी है कि पहली जनसभा भोपाल में हो, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के लिए और मुसीबत जी। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कहते हैं, भगदड़ सी मची हुई है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, जिसमें मौजूदा विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, यहाँ तक कि जो कैलाश जोशी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री, उनका बेटे भी आ गए हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और 18 तक जो है और भी लोगों के आने की संभावना है वहाँ। और एक ख़ास बात यह है कि जो भी नेता अपने ज़िले से आता है वो 100-150 गाड़ियाँ के काफिले से कम लेके नहीं आता है जी। मतलब 1000, 100-200 नहीं, 1200 देख रहा हूँ, 1000, 1200, 1100, ये गिनती है। तो बहुत उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, और उत्साह जब होता है कि जब वहाँ की जनता या वहाँ के कार्यकर्ता भी आपके समर्थन में होते हैं, तो ये सारी की सारी इंडिया के लिए जो है अच्छे संकेतों के तौर पे देखी जा रही है। और जो एक ख़ास बात जो है इसमें कि मीडिया की, आप जो कह रहे थे कि मीडिया पे हम बात करेंगे, तो ये है कि देखिए आज ये खबर सबसे बड़ी है कि सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ जो है कर्नाटक में FIR लॉन्च हो गई है। कांग्रेस ने पहली बार, या कांग्रेस की सरकार ने पहली बार ऐसी हिम्मत दिखाई है, इससे पहले विपक्ष की दूसरी सरकारें हिम्मत दिखाती रही हैं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी हिम्मत की थी, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक जो है झूठ, विभाजन, नफ़रत फैलाने वाले जो एंकर और पत्रकार थे वो चुप हो गए थे, खामोश हो गए थे। अर्नब गोस्वामी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद स्टालिन ने यही काम किया। तमिलनाडु के बारे में इतनी झूठी खबर चलाई बिहार को लेके,
और उसके बाद स्टालिन ने जो है वहाँ के एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। और अब कर्नाटक की सरकार ने ये मुकदमा लॉन्च किया है। जी, मुकदमा है, अदालत में चलेगा, जो होना होगा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सच के साथ थे, आज आप कह रहे हो कि हम पे हमला हो रहा है, तो आपने अपना वो ट्वीट डिलीट क्यों किया? आपने वो जो प्रोग्राम दिखा रहे थे वो क्यों उड़ा दिया? इसका मतलब आपने जो दिखाया था, आप ये सोच रहे थे कि सब चल जाएगा। देखिए, झूठ, नफरत और विभाजन देश के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं हो सकता है। जी, आज लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे एकजुट होने लगे हैं इस किस्म के पत्रकार और एंकर, ये कहने लगे कि हम पे हमला हो रहा है। अरे हमला तो पत्रकारिता पे आप लोग कर रहे हो। जी, पत्रकारिता हमेशा दो चीज़ों की होती है, एक जनता की और दूसरी सच और तथ्य की। तीसरी कोई पत्रकारिता नहीं होती। जी, आप जनता की बात उठा नहीं रहे, जनता की आवाज़ उठा नहीं रहे, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, सरकारी शिक्षा पे, सरकारी चिकित्सा पे, ये जो अग्निवीर स्कीम है इस पे। और बिल्कुल। अभी देखिए, अब कितनी बड़ी बात हो गई है, किसी एक ने ही प्रोग्राम दिखाया कि 1 साल में 1 महीने की छुट्टी वो भी बमुश्किल मिलती है सैनिक को, बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जब वो छुट्टी पे जाएगा तो उसके साथ में बहुत सारे ऐसे प्रचार के पर्चे और बुकलेट और कागज़ होंगे जिन्हें ले जाके अपने गांव में बांटेगा और ये बताएगा कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है। कैसी अजीब बात है। आज से पहले देखिए, 2 संस्थाएं जो हैं किसी भी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, बाकी भी सब होती हैं, लेकिन एक जुडिशरी और एक आर्मी, सेना, इन्हें बिल्कुल। होली काऊ कहा जाता है। जी, बाकी मीडिया है, न्याय कार्यपालिका है, विधायक सब हैं, इन सब में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता रहता है और हुआ भी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात हुई है कि पहले जुडिशरी में हुआ और अब ये सेना में भी होने लगा है। इसके जो परिणाम हैं, आप क्या समझते हैं अच्छे रहेंगे? सेना के अंदर आप राजनीति को डाल रहे हैं। इससे पहले अग्निवीर करके आपने 4 साढ़े 4 साल में लड़कों को रिटायर करने की आपने घोषणा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। आता हूं शकील अख्तर जी, उस पर भी आता हूं। बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और सारे तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसलिए कहीं रोकने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन रोक रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि इंडिया की बैठक ने कैसे बढ़ा दी है मोदी की टेंशन, कैसे बढ़ा दी है पीएम मोदी की टेंशन, बीजेपी की टेंशन इस बैठक ने। उसका एक नमूना दिखाई दे रहा है कि शाम को जिस वक्त इंडिया की बैठक समाप्त होगी, जिस वक्त हो गई अब समाप्त, लेकिन जब चर्चा ये, और आप लोग देख चुके, केसी वेणुगोपाल की पीसी भी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आपने देखा, हालांकि वीडियो थोड़ा सा वहां से उतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन जो बात वो कह रहे थे आप लोगों ने सुन ली। स्वामी जी, ये हेडलाइंस मैनेजमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि यहां इंडिया की चर्चा न हो और हमारी बात हो, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अभी पूरा मीडिया तंत्र जो है बैठा हुआ है G20 में। देश बहुत नाम रोशन कर गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होने जा रहा है। क्या इससे 2024 का चुनाव मोदी जी जीत पाएंगे स्वामी जी? देखिए राजीव जी, जो ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, इसमें तो 3-3 फीट पानी भर गया है और वहां पर कलई खुल गई है। मंडपम के अंदर जो पानी भरा वो हेडलाइन मैनेजमेंट में पानी भर गया, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी जरा कल्पना कीजिए, जो ये एक शगुफा बना रहे हैं कि ये जो इंडिया है इसके बीच में मतभेद होगा। कल्पना कीजिए जब भोपाल के अंदर पहले वो मीटिंग होगी जिसमें सब देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के, हर क्षेत्र के दल, हर जात और धर्म के लोग आकर एक मंच से भाषण करेंगे। जरा कल्पना कीजिए, जो हमारे भारत का मूल आत्मा है, जो हमारी इंडिया की जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो भोपाल की मीटिंग में दिखाई पड़ेगा और जनता देखेगी। और ये पूरा जो ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये धराशायी होगा जब उसमें खड़गे साहब भी होंगे, शरद पवार भी होंगे, अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी होंगी, आम आदमी पार्टी के लोग होंगे, सब लोग जब ये मंच पे होंगे और जनता देखेगी, तो एक कल्पना कीजिए कितने लाखों की भीड़ होगी, हर जाति और धर्म की भीड़ होगी और इनका हेडलाइन मैनेजमेंट जो है धराशायी हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 की बात कीजिए, जो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन में यूनिटी नहीं रह पाएगी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये बता दे हाजीपुर की सीट किसको देंगे, हाजीपुर की सीट रामविलास पासवान के भाई को मिलेगी
या बेटे को मिलेगी? केवल एक सीट बता दें, पूरे हिंदुस्तान की सीट में एक सीट बता दें। आप देखिए चाचा भतीजे में ऐसी सिर फुटौल होगी कि एनडीए जो है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो, और ये सौरभ भारद्वाज ने जो कहा, देखिए असली मुद्दा यह है कि जब सारे लोग इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और कोऑर्डिनेशन इतने बड़ी प्रकार से पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है, तो और जब ये मंच पे खड़े होंगे और जनता को संबोधित करेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन कोऑर्डिनेटेड है और कौन डिसकोऑर्डिनेटेड है। आज की तारीख में आप ये देखिए, जरा ये बताएं, महाराष्ट्र के अंदर अगर आज बता दे एनडीए शिंदे साहब को कितनी सीटें देंगे, अजीत पवार को कितनी सीटें देंगे और बीजेपी को कितनी सीटें देंगे, सिंधिया साहब को कितनी सीटें देंगे। आज जो मध्य प्रदेश के अंदर सिट पुटअव्वल है, जो ये कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, सिंधिया साहब को आपने देखा होगा मंच पे, उनकी जो इमरती देवी उनके साथ छोड़ के कांग्रेस आई थी, उनको मंच पे बैठने की कुर्सी नहीं मिल रही थी। सिंधिया साहब को उठ के किनारे की एक बाकी लोगों को हटा के कुर्सी में बिठाना पड़ा, और जो तोमर साहब है मस्ती से सबसे सामने दूसरे नंबर बीच में बिल्कुल विराजे हुए थे, और इमरती देवी शिकायत कर रही थी सिंधिया साहब से, साहब हमको सीट भी नहीं मिल रही है। तो जो कांग्रेस से आपने लोगों को आयातित किया है और जो बीजेपी में 40-45 साल से सेवा करते रहे, दरी बिछाते रहे, इनके बीच का संघर्ष थाम लीजिए। इंडिया के अंदर तो जो दिख रहा है और जो जनता भी देख रही है, सभी धर्म जाति क्षेत्र के लोगों का आइडिया ऑफ इंडिया का एक स्वरूप जो है सामने दिख रहा है। और भोपाल की मीटिंग राजीव जी आप जाके कवर कीजिएगा, लाखों की भीड़ होगी। ऐसी भीड़ आपने 1977, खैर आपका जन्म नहीं हुआ होगा, 1977 में देखी होगी। भीड़ आप सब समझते हैं दोस्तों। और भोपाल की मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? चुनाव है भोपाल में, आप जानते हैं, भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और वहां पहली मीटिंग जनसभा होने जा रही है और जिसकी घोषणा आज इंडिया गठबंधन ने कर दी है। ये तो, और मीनू जी, एक तरफ उधर उत्साह, उमंग, तराने गाने सब सुन रहे हैं हम तमाम मीडिया चैनलों पे। उधर बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे पहुंच रहा है, रोड शो करेंगे, जो भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मैसेज है, ये कितना टेंशन, कितना डर पैदा कर रहा है। से ये इंडिया नाम का गठबंधन बना है, बीजेपी की नींदें तो उसी दिन से उड़ी हुई हैं, और उसके नतीजे में आपने देख लिया है कि किस तरीके से कभी घंडिया, कभी उसका नाम बिगाड़ना, इंडी प्लस आ कर देना, उसको तरह तरह से तोड़ मरोड़ के, मतलब नौबत यहां तक आ गई, इतनी बेचैनी, इतनी चिड़न उनके अंदर आ गई कि देश का नाम इंडिया से भारत कर दे, कि खाली भारत होगा, ओनली भारत, इंडिया हटा दिया जाएगा उसमें से। तो आप इनकी बेचैनी, खलबली का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं। अब जिस इंडिया नाम से गठबंधन से, जिस एक्रोनिम से, जिस शॉर्ट फॉर्म से एक गठबंधन की इतनी बेचैनी है, तो जब उसके मीटिंग्स होंगी, जैसे जैसे ये गठबंधन परवान चढ़ेगा, देखिए विद एवरी मीटिंग, जो हर एक नई मीटिंग के साथ ये एक सीढ़ी चढ़ता चला जाएगा गठबंधन, तो बीजेपी की धड़कनें इससे भी ज्यादा बढ़ेंगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा बीजेपी का। और उसके नतीजे में अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो जरा खुमार चढ़ा हुआ है G20 का नकली, तो उस नकली खुमार से जब उतर जाएंगे तो हो सकता है कि 1 तारीख आते आते, जिस दिन भोपाल में जनसभा होगी इंडिया गठबंधन की, उस दिन गाली गलौज पे भी उतर आए। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि भोपाल में कौन है इनकी सांसद जो माहिर है इस काम की, वो हो सकता है कि बहुत ही ऐसा भाषण दें कि पूरा देश सदमे में आ जाए देश, कि ये क्या बोल रही हैं। तो क्योंकि इनको ये इनके प्रकार है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक इनको किसी ना किसी तरीके से इसको धक्का लगाना है, इसकी क्रिटिसाइज करना है, अनाप शनाप अपशब्द बोलने हैं। तो ये दिखाता है कि ये बेचैनी बढ़ रही है। और देखिए घोसी ने जो है वो और हालत पतली कर दी है इनकी। घोसी का जो उपचुनाव का जो नतीजा आया है, तो वो लगता है कि यार ये जो मीटिंगें कर रहे हैं, और ये एक तो जीत भी चुके बगैर मीटिंग के, मतलब जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी है उसकी तो ये पहली मीटिंग है ना, तो उसके बगैर ही कोई बगैर योजना, कोई तैयारी के जब ये एक सीट जीत चुके हैं, वो भी इनके गढ़ के अंदर, डैन के अंदर इनकी, तो ये आगे क्या कमाल दिखाएंगे।
तो उसकी निश्चित रूप से मोदी जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और देखिए नए घोटाले, नई नई बातें सामने आ रही हैं। नई जो जिस G20 का सेहरा बांधे दुल्हा जी आज घोड़ी पे चढ़े हुए हैं, वो उस सेहरे में बहुत सारी लड़ियां टूटी पड़ी हैं। वहां बाइडेन कुछ इनके बारे में बोल रहे हैं जाके, वहां जो अमेरिका ब्रिटेन की संसद है वहां जाती ऋषि सुनक के ऊपर सवाल दागने शुरू कर दिए। वहां के सांसदों ने इस मीटिंग को लेके उन्होंने सारी बातें जवाब दिया है, जो भी कुछ हुआ है वहां पे वो उनका मसला है। लेकिन इनका ये है कि जनता को बताने के बजाय ये घोड़ी पे चढ़ गए सेहरा लगा के। तो और वहां आज शाम को बैंड बज रहा है जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो है, ये मुद्दा जो है सामने, जो घोटाले हैं जो इनके नाम आ रहे हैं। आज हेमंत बिस्व शर्मा का नया घोटाला सामने आया है। आप सभी ने देखा होगा, दर्शकों को शायद मालूम भी हो कि पत्नी के नाम से वहां पे जमीन ली और कृषि भूमि को का लैंड ट्रांसफर कर दिया, उसका जो नेचर होता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री योजना से, किसान योजना से, जो कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए योजना चलाई गई है, किसान संपदा योजना, उसके जरिए पैसा ले लिया। नाम मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से पैसा ले लिया। तो जो बड़बोले हेमंत बिस्व शर्मा, सबसे ज्यादा बदतमीज मैं तो कहूंगी इस देश, इनके मुख्यमंत्री, वो आज लाजवाब हुआ है। और आप कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपने कर्नाटक में जो किया, मुंह की खा रहे हैं। आपके जो पत्तरकार, चाटुकार, जो चरण चुंबक पत्रकार हैं, वो अब अपनी ही करनी में के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो आपके विरोध, जो सरकारें अभी हाल में कर्नाटक में बनी है, हिमाचल में बनी है, आप उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप संघवाद के ऊपर इतना हथौड़े से प्रहार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी है या जो भी कुछ योजनाएं वो चला रही है वो चलने ना पाए। उन्होंने अनाज की प्रॉमिस किया था, 10 किलो अनाज का, इन्होंने FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे बंद करवा दिया अनाज देने का प्रोविजन ही, कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे ही नहीं चावल। और वो चावल एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हिमाचल के किसानों को उनकी जो वहां हिमाचल में बागवानी एक बहुत बड़ा कारोबार है, मतलब वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो वहां पे आपने, वहां जो सेब पैदा होता है हिमाचल का, उसके वो बाजार में उसकी रेट में या उसकी मांग कम हो जाए, तो आपने वॉशिंगटन का एप्पल, आपने उनको खुश करने के लिए उस पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। मतलब आप चाहते क्या है कि किसान, मतलब जो वहां का हिमाचल का जो किसान है, उसने अगर भाजपा को हरा दिए तो उसकी सजा देंगे आप उनको, बजाय आप उस बाढ़ की आपदा से ग्रस्त राज्य को मदद करते, आपने वहां उनकी आमदनी का जरिए के ऊपर प्रहार कर रहे हैं आप। मैं तो कहती हूँ कि देश को इसके बदला इस तरह से लिया जाना चाहिए इंडिया संगठन के द्वारा कि वॉशिंगटन एप्पल का बहिष्कार किया जाए इस देश में, कि कोई नहीं खरीदेगा इस एप्पल को जो ये मंगवाया जा रहा है। खरीदा जाएगा कश्मीर का एप्पल, हिमाचल का और उत्तराखंड का एप्पल खरीदा जाएगा, उसको मंडियों में उतरने ही ना दे, मंडियों में इंडिया गठबंधन, तब इनको होश ठिकाने आएगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डिसीजंस और बहुत कुछ जो वर्तमान सरकार है और आने वाले समय में अगर सरकार बदलती है तो डिसीजंस लेने होंगे। लेकिन आज जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा हम कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो आज पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, इस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है। और जो कुछ निकल के आया है उसमें दो बातें महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ही अंदर खाने कहा जा रहा है कि 200 से 250 सीटों पे लगभग तैयारी इनकी पूरी हो चुकी है और 400 सीटों की तरफ बढ़ना चाहता है इंडिया गठबंधन, यानी 400 सीटों पे एक के सामने एक फाइट दे पाए, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। लेकिन 200, 210, 250 के लगभग ऑलरेडी पहले से तैयारियां हो चुकी हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल बता भी रहे थे कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, यानी कि अभी से लगभग 20 दिन बाद भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ी जनसभा इंडिया गठबंधन की होने जा रही है।
आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी के पास में। अजय जी, आपसे समझूं, इंडिया गठबंधन यहां से किस दिशा में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और क्या बेचैनी वही है जनसभा में अगर पहुंचता है ये गठबंधन और एक मंच पे 28 दलों के, हो सकता है आने वाले समय में और कुछ दल बढ़ जाएं, इतने दलों के नेता एक मंच पे अगर इकट्ठा होंगे तो बात कुछ और होगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? अख्तर साहब बता रहे थे, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम दल एक साथ हैं, तमाम अपने स्वार्थ छोड़ करके आगे हैं और सीटों से लेके सारी बातों पे वो कहते हैं कि हाँ बाद में देखा जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव हो जाने के बाद में फैसला कर लेंगे कौन दूल्हा बनेगा और कौन क्या बनेगा। आज लड़ाई उसकी है ही नहीं, पूरी लड़ाई इंडिया के लिए है, देश के लिए है, भारत के लिए है, हिंदुस्तान के लिए, जिस भी नाम से आप पुकारे, क्योंकि हर नाम प्यारा है। तो सब यही बताने के लिए यह एक बहुत अहम है मीटिंग, और यह मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश चुनावी राज्य है, वहां संदेश जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो इस समय वहां लूटी हुई सरकार है या चोरी की हुई सरकार है, उस सरकार को उसका एक माकूल जवाब देना है, यह बताना है कि आप चोर हो, हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। तो यह बड़ी बात है और इसके लिए लगभग सभी एक मत है, कहीं कोई स्थिति नहीं है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात होती है, तमाम दलों के बीच में वो करने की कोशिश होती है, ये लगातार चलेगी और हो रही है और होती रहेगी। इसे आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यही तो इनकी पूरी साजिश है कि जनता में यह गोदी मीडिया के जरिए प्रसारित कराया जाए कि किस तरीके से इसको ये लोग करते हैं और किस तरीके से नफरत फैलाते हैं और सब कुछ करते हैं, जिससे कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो और उस कंफ्यूजन में आप गलत दिशा तय कर। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बड़े अच्छे नतीजे लाएगी और बड़ा संदेश देगी, और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश कम से कम अभी जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस के खाते में आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे सबसे अहम दल जो है इस समय कांग्रेस है, और पहले भी जिससे चोरी की गई थी सरकार वो भी कांग्रेस है। तो इसलिए जरूरी है, और अब जो नेता है वहां वो नेता है जो मौका परस्त नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है, ये वो नेता है जो लड़ने के लिए निकले हैं। तो यह एक बड़ी बात है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां आप कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। लेकिन जो नेता लड़ने के लिए निकल चुके हैं, जो गठबंधन बन चुका है, उस गठबंधन ने इतना परेशान कर दिया है कि आप देख रहे हैं लगातार 31 तारीख यानी 31 अगस्त से लेकर अभी तक कितनी सारी बातें यहाँ हो गई। एक बार आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूँ और उनसे भी समझेंगे कि 31 के बाद क्या कुछ हुआ है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, आपसे ज़रा समझूँ कि आज जो बैठक हुई है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और इसके सामने एक केंद्रीय कमेटी की बैठक, उसमें भी 3 राज्यों में चुनाव में कैंडिडेट कौन होगा इसकी चर्चा होनी थी, लेकिन वहाँ कुछ और मेला मतलब रंग जमाने की कोशिश कह लें। और मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी मुख्यालय की, और जो कुछ वहाँ हो रहा है, जो शुरुआत में मैं आया था जब बात कर रहा था प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से, हेडलाइंस को कैसे मैनेज किया जाए। क्या ये हेडलाइंस मैनेज करने से जनता भी मैनेज होती है? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। हेडलाइन मैनेज करने से जनता तो मैनेज नहीं होती, और अगर मैनेज होनी होती तो अब तक हो गई होती। 6 राज्यों में 7 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में जनता मैनेज होती हुई तो नहीं दिखी। इसके लिए सभी प्रयास कर लिए गए। एक विधानसभा क्षेत्र का तो हमारे राज्य में हुआ। अगर सरकार का बस चलता तो एक एक गांव में एक एक मंत्री बैठे होते, लेकिन कम से कम एक एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 मंत्री तो बैठे ही। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां पे आसपास के विधायक सांसद न पहुंच गए हों। जनता तो मैनेज नहीं हो पाई, बहुत हेडलाइन मैनेज किया गया। सवाल केवल यह है कि
भारतीय जनता पार्टी ने बड़े संस्थागत तरीके से, संगठनात्मक तरीके से विपक्ष को खारिज करने के लिए अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया। वह प्रयास फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने, सत्तारूढ़ दल ने सत्ता के तमाम संसाधनों का प्रयोग करते हुए विपक्ष के जितने अगले पंक्ति के नेता हैं उनको विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया। वो प्रयास ही फेल हो गया। सत्तारूढ़ दल ने तमाम ताकत लगा करके विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की कि वह एक साथ बैठ के चाय तक न पी सकें। वो प्रयास ही फेल हो गया। सत्तारूढ़ दल ने अपने तमाम ताकत संगठन को लगा करके यह इस बात की कोशिश की कि किसी भी तरह से इनमें आपसी कोई एकता न बनने पावे। वो प्रयास फेल हो गया। अगर ये तमाम चीजें बन गई और लोगों के बीच में यह विश्वसनीय बनने लगा, यह संदेश लगातार मिलने लगे कि जनता इस संगठन पर, इस एकता पर, विपक्षी दलों के इस पहल पर विश्वास कर रही है, तो टेंशन तो बढ़ना ही था। क्योंकि सरकार गवर्नेंस के बूते नहीं, विपक्षियों के कमजोरी के आधार पर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। क्या कभी 2014 से लेकर के आज तक ये लगा, जो तटस्थ पर्यवेक्षक है, कि सरकार गवर्नेंस के आधार पर बढ़ने का प्रयास कर रही है? क्या ये लगा कि सरकार लोगों के बेहतरी के लिए बेहतर नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं लागू करके अपनी पेट बढ़ाना चाहती है? सरकार ने विपक्षी दलों को तोड़कर, विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को डराकर, डरे हुए नेताओं को अपने में शामिल कर, विपक्षी गठबंधनों को तोड़ने का प्रयास करके अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास किया। और जब आप इस बूते पर, आपको यह इंतजार होता रहा कि राजस्थान में सचिन पायलट टूट जाए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, जब वो नहीं टूटे तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। आपको यह लग रहा था कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का आपसी तनाव है, आपसी गुटबाजियां हैं, वह मैनेज नहीं कर पाएगी भारतीय कांग्रेस। वो नहीं हो पाया। और उसके विपरीत सत्तारूढ़ दल में तमाम गुट बन गए, उसको बीजेपी मैनेज नहीं कर पाई। और तमाम बड़े नेताओं के परिवार के लोग वो पार्टी छोड़ के भागने लगे। और केवल गुपचुप तरीके से नहीं भाड़े इस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे शोर शराबे के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो यह टेंशन बढ़नी है। आप जैसे लोग और तमाम जो तटस्थ पर्यवेक्षक हैं, जो सर्वेक्षण कर रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कोई भूले से भी नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। कोई ये कहता, जो तटस्थ व्यक्ति है, कि नहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मैनेज कर लेगी, वो बनती हुई कहीं नहीं दिख रही है। स्वाभाविक रूप से है कि आपका टेंशन बढ़ेगा। और आप भले कुछ भी तामझाम कर लें, इस देश का संसदीय इतिहास गवाह है कि विदेशी आयोजनों से, विदेश नीति के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीत पाया है आज तक। अगर विदेश नीति के आधार पर चुनाव जीते जाने होते तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं जाती। राजीव गांधी का भी विदेश नीति इतनी असफल नहीं थी, पूरी दुनिया में उनका सम्मान था। मनमोहन सिंह को मैंने किताबों में नहीं पढ़ा है, अपनी आंख से देखा है कि उनकी कितनी इज्जत होती थी, कितने विद्वान प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाते थे, और उनको बोलते हुए सुना है। और विदेशों में उनके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया मैंने देखी है। विदेशी नेताओं के मन में इनके प्रति सम्मान को मैंने देखा है। मनमोहन सिंह को कभी नहीं हारना चाहिए था, 2014 के चुनाव हार गए। सवाल यह है कि अगर आपके पास गवर्नेंस के नाम पर कुछ बताने के लिए नहीं है और आप अपने विरोधियों के कमजोरियों के तलाश में हैं, तो आपकी टेंशन बढ़नी ही बढ़नी है। आज विपक्ष एक है। कल तक ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और जनता दल यूनाइटेड, इन तीनों की भाषा बदली हुई है। और यह इंडिया दल समूह में क्रैक्स लोगों के सामने आने लगे। कौन से क्रैक्स हैं भाई? यह केवल अविश्वसनीय बनाने की जो आपकी कोशिश थी, यह चल नहीं पा रहा। और आज की जो मैंने मुंबई की बैठक के बाद ये पहली बैठक थी। पहली बैठक में सबसे बड़ा बयान दिया आम आदमी पार्टी ने। तथ्य है कि कौन किस पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि गरीबों के हित में एक सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो गरीबों का हित सोचती हो, आम जनता के हित सोचती हो। जब इस संकल्प के साथ विपक्ष आपके सामने आएगा तो उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और आपके खिलाफ ढेर सारी विफलताएं हैं।
आज मणिपुर जल रहा है, उसका नाम लेने के लिए आप तैयार नहीं है, और एक आर्टिफिशियल माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि G20 का आपने आयोजन कर लिया और बहुत बड़ा आपने उपलब्धि हासिल कर ली। ठीक है, ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय हो सकता है, लेकिन उसका भी तो विश्लेषण होगा कि 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके आखिर देश को मिला क्या? इतने बड़े आयोजन से हमने हासिल क्या किया? अगर आयोजन खत्म होने के बाद किसी देश का प्रधानमंत्री 2 दिनों तक यहां पड़ा रहा और उसने किसी से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, तो क्या इसकी व्याख्या नहीं होगी? इसको लोग जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो विपक्ष की जो एकता है, विपक्ष में किसी भी तरह का जो अलगाव के या एक दूसरे के प्रति विश्वास की बातें जब सामने नहीं आ रही हैं, तो यह चिंता है सत्तारूढ़ दल की। और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की एकता मजबूत होती जा रही है। विपक्ष को भी लगने लगा है कि बिना एक हुए ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो यह एकता उनके सामने चुनौती है, और उस एकता के माध्यम से सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे मुद्दे उनके लिए चुनौती है। जी जो एकता है, विपक्षी एकता, लेकिन ये एकता कैसे धीरे धीरे परवान चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जरा समझना चाहता हूँ। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ मुंबई में जो गठबंधन की जो आगे की बातें, अलग अलग कमेटियाँ, ग्रुप्स बनाए गए और उसने अब काम करना शुरू कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, इंडिया गठबंधन का बनना ही बीजेपी के लिए मुसीबत है, और अब वो काम भी कर रहा है। जो कमेटियां बनी वो काम भी कर रही हैं, और अब भोपाल से जो है पहली पब्लिक मीटिंग अब शुरू हो जाएगी। ये सिलसिला अब जो है ज़मीन पर आ गया। आज पवार साहब के घर पे बैठक हुई है, और पवार साहब की पार्टी ने कल तो स्पीकर के यहाँ 5 MLCs और 41 MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी को अपडेट किया है, और इलेक्शन कमीशन को भी सूचित किया है। आज उन्होंने एक और कारनामा किया है। एनसीपी अजीत पवार के ग्रुप का जो ट्विटर हैंडल था, ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसको सस्पेंड करा दिया। तो एनसीपी स्पीक्स 1 नाम का जो ट्विटर हैंडल था वो अभी थोड़ी देर पहले सस्पेंड हो गया है। तो इंडिया गठबंधन, पवार, ये सब अभी एकदम, ये देखिए, ये जो एनसीपी 1 है, ये अजीत पवार के गुट का जो है ट्विटर हैंडल था, जिसमें वो अपनी पार्टी की सूचनाएं दे रहे थे। तो वो उस पर कंप्लेंट हुई कि ये वायलेशन है रूल्स का, और उसको सस्पेंड कर दिया गया। आज की बैठक में राजीव जी बहुत जो इम्पोर्टेंट बातें तय हुई हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है, सबसे मुख्य, देखिए, गठबंधन बन गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकल आएगा। आपने कहा 200-250 सीटों पे हो चुका है। कांग्रेस जहाँ पे अकेले चुनाव लड़ती है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 148 सीटों पे पहले से गठबंधन है कांग्रेस के साथ, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, तो वहाँ बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि 60-70% तो काम पहले से है। अब जो वहाँ पे सबसे बड़ा जो फैसला आज मुझे लग रहा है वो ये है कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स के प्रोग्राम्स में इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। ये फैसला हो सकता है, मीडिया कमेटी ने इसकी सिफारिश की है, और वो नाम की लिस्ट बन रही है कि वो कौन कौन से नफरत फैलाने वाले एंकर्स हैं जिनके इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे, जिनके पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, जिनके प्रोग्राम्स में। अभी शकील साहब बता रहे थे कि एक एंकर के खिलाफ FIR हो गई है, तो अब उसने अपना कंटेंट भी हटा लिया, उसने ट्वीट भी डिलीट कर दिया। ये अग्रेशन जरूरी है, और इसी मीडिया ने राजीव जी ये माहौल बनाया इस देश में नफरत का। ये लिंचिंग जो हो रही है मुसलमानों की या दलितों की, इसी मीडिया, नफरत फैलाने वाले मीडिया का कारनामा है। इसी मीडिया ने, नरेंद्र मोदी साहब को आप देख रहे हैं कि वो 24 घंटे भी
एक निष्पक्ष मीडिया नहीं झेल सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो बाइडेन को वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसके पहले हमने देखा था कि एक सवाल वॉशिंगटन में आ गया, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं दुनिया के किसी भी शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब के एक सवाल आ गया एक पत्रकार का व्हाइट हाउस में, और उसको लेकर इतना विवाद हुआ कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को वहां के पत्रकारों के संगठनों को बयान देने पड़े। उस महिला रिपोर्टर के पक्ष में आना पड़ा, उसको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई सोशल मीडिया पे। तो ये मोदी साहब एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष मीडिया 24 घंटे भी नहीं झेल सकते। तो ये जो एक बड़ा कदम है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स का बायकॉट, और जब ये बायकॉट होगा तो इनकी टीआरपी गिरेगी। और इसमें एक फैसला और करना चाहिए कि नफरत फैलाने वाले टीवी चैनलों को अपनी सरकारों से विज्ञापन देना ही बंद करें। देखिए ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन भी ये कह रहा है, तमाम नेता ये कह रहे हैं। तो लोकतंत्र को, ये मामूली चुनाव नहीं होने जा रहा है, तो ये लोकतंत्र को बचाने की जो अगर लड़ाई है, तो जो भी इस लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो मानवता के खिलाफ है, जो समाज में नफरत फैला रहा है, वो देशद्रोही है। उसके खिलाफ भी मुहिम जो है वो ऐसी होनी चाहिए जैसी दिख रही है, बल्कि और ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा एक और मामला अडानी का। अडानी के मामले में एक नया मोड़ आया है, जब दोबारा मैं आऊँगा तो उस पर बात करूँगा। क्या नया मोड़ है, इस पर बात करेंगे प्रशांत टंडन जी अगले राउंड में जब वो आएंगे। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास, आपसे समझूं जरा कि कैसे देखा जाए। और हालांकि चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहते हैं, नहीं भी रहते हैं तो बनने रहने की कोशिश करते हैं, इस वक्त भी वही चर्चा में हैं दूसरे मीडियम में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जो प्रचार प्रसार जो भी कर लें आप, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोक पाएंगे? आपको लगता है क्या कि ये प्रचार प्रसार से मीडिया को अपनी जेब में, अपनी मुट्ठी में करने के बाद भी जो ये मजबूती दिखाई दे रही है, जब ये ज़मीन पर खासकर जनसभाओं में दिखाई देंगे गठबंधन के लोग, तब क्या होगा? बिल्कुल, मुझे उसी का इंतजार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हेडलाइन मैनेजमेंट बीजेपी का काफी अच्छा चल रहा है और बहुत सारी खबरें आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं। मैं अभी तक समझता था कि मेरे पास खबरें रहती हैं और मैं खबरें ढूंढ लेता हूं, पढ़ लेता हूं, पता कर लेता हूं। लेकिन एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे बहुत सारी जानकारी मुझे भी नहीं थी। तो अगर मणिपुर में जो हो रहा है, जो सब हुआ, वो अगर मुझे नहीं थी तो मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी तक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और वो रिपोर्ट 2 तारीख की है और उसका यूज कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है। तो मेरा ये मानना है कि हेडलाइन मैनेजमेंट में बीजेपी जितने ही मजबूत है, कांग्रेस उतनी ही इनएफिशिएंट है। वो नहीं करती है ये अलग बात है, उसको करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर पब्लिक मीटिंग शुरू हो रही है और उसमें बोलने लगेंगे, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दे आए और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है और वो जाहिर है और उसका असर हो रहा है, और भाजपा का रिएक्शन जितना खराब है उससे असर डबल हो जा रहा है। वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन ये मानकर चलना पड़ेगा कि वो काफी कुछ छिपा ले रहे हैं और मीडिया उनकी काफी मदद कर रहा है, जो देश विरोधी और गैरकानूनी दोनों है। और इसका पता सिर्फ उससे चलता है, एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट से चलता है। और एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट ना हो इसके लिए एफआईआर करा दी गई। कितना साधारण सा तरीका है कि एक एफआईआर करा दो और फिर वो मामला डिस्प्यूटेड हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। और एक स्ट्रिंगर के पे रिपोर्ट कर देना या स्ट्रिंगर के खिलाफ कार्रवाई करना और एडिटर्स गिल्ड रिपोर्ट पर कार्रवाई करना, दोनों तरीका एक है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि बीजेपी बहुत कमजोर है, उसको मैनेजमेंट नहीं आता है। लेकिन
कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा रही है, ये भी दिख रहा है। तो आगे अगर पब्लिक मीटिंग में, और ये भी एक फैक्ट है कि वहां बोलने वाले, काम करने वाले सिर्फ अकेले मोदी जी हैं, तो एक आदमी की कैपेबिलिटी का कितना होगा, और यहाँ 20 लोग हैं, 20 से ज्यादा लोग हैं, तो उसकी टीम का असर होगा। तो वो सब उसका फायदा दिखेगा और उसका नुकसान भी दिखेगा। दोनों धीरे आने वाले समय में दोनों क्लियर होता जाएगा कि ये कितने कमजोर है, या ये कमजोर है तो उसका क्या नुकसान है, और गठबंधन का कितना फायदा है, और गठबंधन कितना अच्छा काम कर सकता है, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट पढ़ने के बाद लग रहा है कि कांग्रेस इस मामले में काफी पीछे है, और वो मौकों का फायदा वैसे नहीं उठा पा रही है जैसे उठाना चाहिए। ये अपने आप में काफी है कि इंडिया गठबंधन बन गया, बीजेपी के खिलाफ सभी दल एक साथ आ गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी को कहना पड़ा कि वो 26 है, 38 है, तो इस सबसे पता चल रहा है कि वहां कितना हल्कापन है और कितना फुहर है मामला। लेकिन कांग्रेस उस हिसाब से, या कांग्रेस के बाद मतलब आप कह सकते हैं कि वहां एक ही आदमी काम कर रहा है और दूसरे लोगों को काम नहीं करने दे रहा है, तभी वहां काम ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पूरी डेमोक्रेसी है, सब लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, फिर भी बीजेपी को डैमेज करने के लिए, मतलब ये कोई नहीं कह रहा है कि वहां एक ही आदमी है। अगर वो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, तो यहां से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वहां आप एक ही आदमी पर क्यों डिपेंडेंट है, ये उसका जवाब हो सकता है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि काउंटर पॉलिटिकली जिस लेवल पे किया जाना चाहिए, मतलब हो सकता है कि कांग्रेस का लेवल ऊपर है और बीजेपी का बहुत नीचे है, इसलिए मुकाबला वैसा टक्कर का नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुकाबला टक्कर का नहीं है, लेवल पे नहीं है, कि बीजेपी ज्यादा आक्रामक है और कांग्रेस शायद, जैसे ये मुकदमे वाला मामला है, एंकर के खिलाफ मुकदमे वाला मामला है, तुरंत बीजेपी चिल्लाने लगेगी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और ये वो सब, क्योंकि उसने एफआईआर नहीं करवाए, वो कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो हो सकता है कि करने लगे, मैंने पहले ये लोग ऐसा करते रहे, तो उसको बीजेपी, कांग्रेस कैसे डिफेंड करती है, इंडिया गठबंधन कैसे डिफेंड करता है, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा चल रहा है, और जो ये एक चाल चलते हैं और उस पर जो रिएक्शन होता है उसका डबल फायदा होता है। जो एक उपाय करने से जो फायदा होना चाहिए वो उनके रिएक्शन से अपने आप और ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सब अभी तक मुझे बहुत अच्छा ठीक लग रहा है, और जब पब्लिक मीटिंग में ये लोग बोलने लगेंगे और सब लोग बोलेंगे तो जाहिर है बहुत सारी बातें आएंगी और उसका ज्यादा फायदा होगा। राजीव जी, बिल्कुल, अलग अलग कैसे कैसे इसके फायदे होंगे, कैसे नुकसान होंगे, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा ये कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे इस पे हम चर्चा, जैसे जैसे पटना से लेकर अब दिल्ली तक, पटना के बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद मुंबई, मुंबई के बाद अब इस गठबंधन का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो आज उसकी बैठक हुई है, और उस बैठक के बाद से और भी तस्वीरें साफ हुई हैं। अब सीट शेयरिंग से लेकर अगली जनसभाओं तक की चर्चा आज हुई है, और यही ये कोऑर्डिनेशन कमेटी यही काम करने जा रही है। यानी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबरदस्त तैयारी दिखाई दे रही है, और न सिर्फ बीजेपी पर वार बल्कि मीडिया पर भी वार करने की पूरी जुगत में, पूरी तैयारी के साथ यहाँ इंडिया गठबंधन जो है दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे समझूं अमलेंदु जी, इस गठबंधन की मजबूती कितनी आज की तारीख में आपके नजर से दिखाई दे रही है, और दूसरी बात इसमें अब मीडिया का जो रोल है उस पर भी, क्योंकि चर्चा बहुत हो रही है। और कल ही कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल परसों एक दिन पहले कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आप पत्रकारों को, मीडिया को चरण चुंबक क्यों कहती हैं, तो उन्होंने अपना जवाब दिया था बहुत कायदे से। तो ये अब पत्रकार भी पूछने लगे हैं, यानी कि पूरी बात ये समझ में आने लगी है, चाहे चरण चुंबक हो, चाहे गोदी हो, चाहे कुछ और हो, चर्चा हो रही है। और ये एक डर पत्रकारों में भी, और जो सुधीर चौधरी के खिलाफ हुआ है, नाम लेके बता रहा हूँ, एक कार्यक्रम भी है, कल आप देख लीजिएगा हमारा एक प्रोग्राम। तो आपसे समझना चाहता हूँ कि सुधीर चौधरी के ऊपर भी जो एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जो दर्ज हुई है एफआईआर, वो नॉन बेलेबल, जमानती नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी वारंट उसके साथ निकलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये डर, और ये डर पैदा करने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की तरफ से, या एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ने की कोशिश है, क्या देखते हैं आप?
जी इसको डर पैदा करने की कोशिश तो नहीं कहा जाता। डर पैदा करने की कोशिश तो वो है जो मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड के संपादकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। वो जो है वो कोशिश थी कि संपादकों के ऊपर जो है वो और मीडिया के ऊपर जो है वो डर पैदा किया जाए। सुधीर चौधरी ने तो राजीव जी असल में दो कहा जाए जुर्म किए हैं। एक तो सांप्रदायिक घृणा फैलाने का उन्होंने काम किया ही अपने उसके जरिए, कार्यक्रम के जरिए। एक मिनट बस थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो अभी सीन अभी देख रहे हैं, जो हम दोनों के बीच में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में, दिल्ली में जो है उनका मुख्यालय है, वहां पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर आप पिछले 9 साल में कई बार देख चुके होंगे। अपना स्वागत अपने कार्यकर्ताओं से करवाते हैं, फूल की बारिश हो रही है, ये सब, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। लेकिन हाँ, एक शहंशाह बनने की कवायद, और वो आप उसी हिसाब से देख रहे हैं, हाथ हिलाते हुए, फूल बरसाते उनके ऊपर बरसते हुए। और ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश, हेडलाइंस को चुराने की कोशिश, अपने कब्जे में करने की कोशिश। ऐसी तस्वीरें इसलिए दिखाता हूं दोस्तों क्योंकि देखिए कि दूसरा पक्ष कर क्या रहा है, देखिए कि बीजेपी कहाँ, किस दिशा में, और मोदी जी क्या क्या सोच रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगर ये बंद कर दूंगा, ये नहीं दिखाऊंगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है और इंडिया गठबंधन को करना क्या चाहिए। चलिए खैर, अमलेंदु जी। तो राजीव जी मैं यही बता रहा था कि सुधीर चौधरी ने जो दूसरा और बड़ा जुर्म किया है वो सबूत मिटाने का है। उन्होंने जो अपना ट्वीट डिलीट किया वो एक और नया अपराध कर दिया सबूत मिटाने का। उस पर एक एफआईआर और दर्ज हो सकती है कि आपने सबूत मिटाने की कोशिश की, यानी 2 अपराध किया आपने। एक तो सांप्रदायिक वैमनस्य से भड़काने का आपने प्रयास किया, और चूंकि वो बात साबित हो रही थी तो वो सबूत रहे नहीं, तो आपने सबूत मिटाने का भी काम किया। मुझे लगता है दूसरी एफआईआर ये भी दर्ज हो सकती है सुधीर चौधरी के ऊपर। तो ये तो रहा सुधीर चौधरी का मसला। लेकिन राजीव जी असली मसला ये है कि समस्या की जड़ सुधीर चौधरी नहीं है, समस्या की जड़ ये मीडिया है। सुधीर चौधरी नहीं होंगे, कोई दूसरे चौधरी होंगे, वो भी यही करेंगे, कोई तीसरे चौधरी होंगे, वो भी यही करेंगे। तो समस्या की जड़ पे जो है मुझे लगता है प्रहार करने की आवश्यकता है। और जो कर्नाटक की सरकार ने किया है वहां जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराएंगे, मुझे लगता है कि ये काम जो थे ये 2013 से ही शुरू हो जाने चाहिए थे। कांग्रेस की जो सरकारें थी, जब जिस समय कांग्रेस के खिलाफ जो था वो गलत तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, अगर ये सारे काम उस समय हो गए होते तो 2014 में मोदी जी आने ही नहीं पाते थे। आपको याद होगा राजीव जी कि 2014 से पहले दिग्विजय सिंह के बहुत मीम्स जो थे वो बनाए जाते थे, और दिग्विजय सिंह ने सिर्फ एक बयान जारी किया था कि ये जितने भी मीम्स जारी हो रहे हैं सबके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। रातों रात वो सारे मीम्स जो थे वो 2014 से पहले ही दिग्विजय सिंह के बयान के बाद वो गायब हो गए थे सारे। तो ये जो एक्शन लेने की आवश्यकता थी, मुझे लगता है ये एक्शन लेने की बहुत पहले होनी चाहिए थी। कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रही थी, लेकिन अब अगर वो सबक लेकर के पुरानी चीजों से और सही रास्ते पे जा रही है, मुझे लगता है ये ठीक रास्ता है, एकदम बिल्कुल सही है। और मीडिया को जाहिर सी बात है कि मीडिया की अपनी स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता जो है आपकी वहीं समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। यानी आपकी स्वतंत्रता जो है किसी देश की जो है जो आबो हवा है उसको बिगाड़ने के लिए आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आपकी स्वतंत्रता जो है वो देश का सामाजिक ढांचा जो है उसको बिगाड़ने के लिए नहीं है। देश के अंदर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए आपकी स्वतंत्रता नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता वही है कि आप अपने विचार व्यक्त करें। इसमें विचार आप कहाँ है? आप तो बाकायदा एक सरकार को कटघरे में खड़ा करके जो है आप वैमनस्य फैला रहे थे। तो ये तो रहा उसका मसला। अब जहां तक सवाल ये है कि इंडिया कितना मजबूत है और कितना नहीं है, देखिए राजीव जी एक तो बात यह है कि सौरभ भारद्वाज की जो बात है वो तो अच्छी बात आई है, और उन्होंने कहा भी है कि भाई हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है पहले वो साबित कर। राजीव देखिए असल में उनके है क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर? आडवाणी जी 2 बार पीएम इन वेटिंग रहे, तो अब पीएम इन वेटिंग आपने तय कर लिया अपने आप, पीएम इन वेटिंग, यानी आपके सारे प्रतिभाएं जो थी वो नष्ट हो गई। क्योंकि आडवाणी जी को ही बनना है पीएम, किसी को बनना ही नहीं है। अब आडवाणी जी को जिस तरीके से पीएम इन वेटिंग की कुर्सी से धकेलाया गया, और जिस तरीके से कहा जाए कि जो जबरदस्ती मोदी जी ने उस पर आकर के कब्जा किया जिस तरीके से, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी से ज्यादा ताकतवर अगर कोई आज भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो मोदी जी वो प्रधानमंत्री कुर्सी धकिया के वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो सकती है कि आडवाणी जी को धकिया के मोदी जी आ जाए, और मोदी जी को धकिया के अमित शाह या योगी जी आ जाए, या कोई भी जी आ जाए। कुल मिलाकर के ये वहां की परंपरा परिपाटी हो सकती है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र में, एक लोकतांत्रिक देश में, जो इस देश का वास्तव में जो संविधान है उसके अनुसार भी यहाँ कोई पीएम इन वेटिंग होता ही नहीं है।
या राष्ट्रीय या अध्यक्षीय प्रणाली है ही नहीं है, संसदीय प्रणाली है। आप सांसद चुनते हैं, सांसद जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी परिपाटी हो सकती है कि अडवाणी जी को धकेलाया जाए तो मोदी जी आए, और मोदी जी को धकेलाया जाए तो कोई और जी आए। ये दूसरे लोगों की परिपाटी नहीं हो सकती राजीव जी। बिल्कुल, ये दूसरे लोगों की परिपाटी नहीं होती है। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो कुछ चल रहा है, जरा आपका इस पर और चाहता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, और ख़ासकर जो उधर चल रहा है मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय में, उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए राजीव जी, काफी वक्ताओं ने मीडिया मैनेजमेंट की बात की। जरा राजीव जी इसका अध्ययन करा लीजिए कि ये जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी व्यूअरशिप कैसी है और गोदी मीडिया की व्यूअरशिप किस प्रकार से गिर रही है। कैसे मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, ये हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको। आज के तारीख में जनता उनको नहीं देख रही है, आपको देख रही है, और तभी आपके 11 करोड़ व्यूअर्स हैं पर मंथ, और आपको बड़ाई करते हैं और आपको आपका एक प्रकार का साधुवाद करते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं आप सच्चाई बोल रहे हैं। और दूसरी एक और राजीव जी बात, किसी वक्ता ने कहा कि उनके सरकारी एडवर्टीजमेंट बंद कर दिए जाएं। आप जरा दोनों बिजनेस मॉडल्स को कंपेयर कर लीजिए। अरबों करोड़ों की बिल्डिंग ले रखी है, हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। अगर सरकारी एडवर्टीजमेंट 2024 के इलेक्शन के बाद बंद हो गए, 100% चैनल्स बंद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये यूट्यूब का बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और जिसके अंदर एम्प्लॉइज सैलरी भी बहुत कम है। तो इसलिए आप लोगों की दर्शक बढ़ रहे हैं, आपके एडवर्टीजमेंट बढ़ रहे हैं, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उनका घट रहा है। ये जिस गोदी मीडिया को आप बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैंने उन लोगों से चर्चा की, आज की तारीख में 50% लोग नौकरी से निकाले जा चुके हैं और बाकी 30% भी 2-3 महीने में निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि व्यूअरशिप उनकी कम हो रही है। तो गोदी मीडिया आज की तारीख में जनता का नहीं पहुंच रहा है, जनता तक आपके माध्यम पहुंच रहे हैं। इसलिए जनता इस मीडिया मैनेजमेंट से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है, इंडिया जिस प्रकार से, आप ये बताइए पिछले 1 साल में राजीव जी, एक भी आदमी कांग्रेस या अपोजिशन में वर्थ कंसीडरिंग बीजेपी में गया है क्या? और अगर आप कांग्रेस से बीजेपी से आने वाले जो कांग्रेस में आए हैं या जो दूसरी पार्टियों में गए हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, हजारों की संख्या में, और बड़े प्रख्यात और विख्यात लोग हैं। इसका मतलब यह है कि रिवर्स फ्लो शुरू हो गया है। और आप ये देखिएगा, जितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर लें, भोपाल का जो कवरेज होगा राजीव जी, अवश्य जाइएगा वहां और हमको खबर दीजिएगा। इतनी विशाल जनसभा, अभी से मैं कह रहा हूं एज ए प्रोफेसर, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसभा सालों से लोगों ने नहीं देखी होगी जो भोपाल के अंदर होगी। और इंडिया की जो मीटिंग होगी उसमें लाखों, और जो राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू होगी, पूरा समय बदल जाएगा। ये मीडिया मैनेजमेंट करते रहे, एडवर्टीजमेंट देते रहें, उनको पैसा देते रहें, लेकिन आप जनता तक संवाद जो है आपके चैनल, आपके जैसे चैनल पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है, और जहां मोबाइल है, जहां इंटरनेट है, वहां हम हैं। इसलिए जब चाहें तब आप देख सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। और अगर आप अंतरिक्ष में हैं और वहाँ भी अगर इंटरनेट है तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ सैटेलाइट या ये सेटअप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये सब, न सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये तमाम जितने भी चैनल OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद ये भी एक घबराहट है। और इस घबराहट के कारण ही, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया सैटेलाइट चैनल्स के ज़रिए कि जो कुछ है देश में, जो कुछ हो रहा है 2014 के बाद से ही हो रहा है। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम कह रहे हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तो क्या हम देशद्रोही हैं? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये बात यहाँ बहुत ईमानदारी के साथ और आप सबके बीच रखता हूँ। कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास। मीनू, अब यहाँ से 200 से ज़्यादा सीटें, लगभग 250 सीटों पे बात लगभग पक्की जो अंदर से खबर आई, उस खबर के हिसाब से कह रहा हूँ। ये तो ऐसे ही परेशान करने वाली बात दिखाई दे रही है। 200-250 सीटों पे भी अगर 1:1 आमने सामने की लड़ाई हो जाए, 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद कुछ सीटें, और अगर 400 सीटों पे आमने सामने लड़ लें, तो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें जैसा स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी खूब तैयारी चल रही है,
राहुल गांधी भी ज़बरदस्त लगे हुए हैं। ये खबर भी अंदर की बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। अब बस यही है कि शुरुआत कहाँ से करें, अरुणाचल प्रदेश से करें, इधर राजकोट से करें, इसकी बात चल रही है। पश्चिम से शुरुआत करें या पूरब से शुरुआत करें, चुनाव की कब घोषणा हो रही है, इन सब को देखते हुए ये जल्दी से जल्दी शुरू होगी यात्रा। और ये अगर यात्रा शुरू हो जाती है तब तो पूरा का पूरा मक्खन को मथ के घी निकालने वाली बात होगी। मीनू जी। देखिए राजीव जी, अभी तक तो क्या होता था कि हम लोग भी और विपक्ष भी इंतजार करता था, पता नहीं क्या होगा मोदी जी का नेक्स्ट है। और अब क्या हो गया है, बाजी पलट गई है। अब ये इंतजार हो रहा है कि ये इंडिया आगे का अगला क्या कदम उठाएंगे। जैसे अभी आपने भारत यात्रा का जिक्र किया, अभी उन्होंने बता दिया कि भाई हम जनसभा करेंगे। तो अभी बहुत कुछ धीरे धीरे सामने आता रहेगा। तो इस वक्त जो है कि पहले मोदी जी आगे दौड़ते थे, अब इंडिया गठबंधन आगे दौड़ रहा है और मोदी जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और वो जो उनकी थकान है वो जल्दी ही सामने आएगी। देखिए G20 का खुमार या जो उत्साह या जो उनकी व्यस्तता थी वो अब खत्म हो चुकी है। और अब उनका पूरा फोकस इसी बात के ऊपर होगा कि ये गठबंधन के लोग क्या करने वाले हैं। और जो एक ही जो मीडिया के अंदर जो मेनली गोदी मीडिया, अभी इनका तो कोई सहमति नहीं बन रही है, वो अलग भाग रहा है। ममता बनर्जी गई हैं, नीतीश जी चले गए हैं। मतलब कोई अब किसी को अगर बुखार की वजह से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो यह है कि टूट गया इंडिया गठबंधन। ये इन्होंने अफवाह फैला रखी है। देखिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी कहा गया है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मतलब मुंडे मतलब हर एक सिर के अंदर अलग बुद्धि है, अलग विवेक है। तो इतने मुंडे मुंडे मतिर भिन्नाओं को एक जगह लाना, 28 मुंड है ये तो, और वो मुंड भी बड़े सीजन्ड मुंड है। जितने जो इसके अंदर 28 जितने भी नेता है वो बड़े सीजन्ड नेता हैं और उनको इतनी सहमति बन गई है। ये भी कौन कर रहा था कि इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हो पाएगी या नहीं। और न केवल बैठक हुई और उसमें ये तय कर दिया गया कि जी आपका जो पहली जनसभा कहाँ होने जा रही है। तो यही एक बहुत बड़ा नींद उड़ाने के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। और उसमें अगर इसी के साथ अगर सोने में सुहागा राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो जाती है तो फिर आप देख लीजिएगा जो पिछली यात्रा थी उसने तो क्या तहलका मचाया था, जो ये वाली यात्रा मचाएगी। पिछली यात्रा में तो लाखों लोग चढ़ रहे थे, मुझे लगता है कहीं इस बार करोड़ न चलने लगे, क्योंकि हर कोई शामिल होना चाहेगा उस ऐतिहासिक पल का। वो यात्रा ऐसी यात्रा साबित होगी जब भी शुरू होगी कि जिसने इतिहास को मोड़ दिया, इस देश के करवट ले ली इतिहास ने। तो वो चीज ये डेफिनेटली ये ऐसी चीज है कि जिसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती बीजेपी। वो परिवर्तन यात्राएं निकाल लें और या संकल्प यात्राएं निकाल लें, दहाड़ यात्रा, हुंकार यात्राएं, कुछ भी निकाल लें, उनका वो असर नहीं है जो एक पदयात्रा अपना एक पैठ बना चुकी है लोगों के मन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको अब लगता है कि हमने मिस कर दी, हमें ज्वाइन करना चाहिए था, थोड़ी दूर चल के तो देखते क्या हो रहा था उसके अंदर। तो अब तो लोग जो समर्थक हैं वो, और जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाएंगे वो समर्थक बन के ही लौटेंगे वहां से। तो ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट है। जो भी कुछ हो रहा है बड़ा पॉजिटिव, जो विपक्ष के खेमे में अभी तक तो इतना कुछ पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है तो इनका जो अभी चल रहा है, जैसे मैं तो हमेशा से कहती आई हूं कि जो ईडी, आईटी, सीबीआई और उनका जो है वो अभी पूरे जोशो खरोश के साथ दोबारा लग जाएंगे और शुरुआत भी ये कर चुके हैं। मिश्रा जी अभी 15 तारीख को चले जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं उनको। मिश्रा जी तो इनका वो है, असली हथियार हैं। तो उसमें अभी जो नेता हैं, जो फ्रंटलाइन नेता है, टॉप लीडरशिप है, उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी, किसी भी तरीके से गिरे, चाहे पूछताछ के बहाने या किसी भी बहाने से। और ये बहुत अच्छा हुआ जो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिसको स्टीयरिंग कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी कह दिया गया है, एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने कि इन केस ऐसा कुछ होता है कि ये सब नेताओं को किसी भी तरीके से इनकैपेसिटेट कर दे कि भाई वो नहीं ले सकते भाग उसके अंदर, चुनाव के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो कि अभी देखना होगा कि कैसे पैन आउट होती हैं चीजें। तो उसके लिए जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, ये तब तक ये काफी अनुभव हो जाएगा इसको।
चीजों का कि इस इलेक्शन को इन देयर एब्सेंस, अपने लीडर्स की एब्सेंस में कैसे चलाना होगा। तो ये एक जो बनी है, इसमें शुरू में उसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि बड़े नेता तो कोई भी नहीं है, छोटे नेता है। मैंने तब भी समझा था कि वो शायद उन्होंने वही किया है जो मैं बार बार कह रही थी कि सेकंड रंग लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार कीजिए, जो इनके उसका जवाब दे, जो ये बदतमीजी करेंगे अभी विपक्ष के साथ। क्योंकि मोदी जी जो है वो एक बहुत उदारमना पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन नहीं है, वो बिल्कुल पंचायत से भी नीचे की स्तर की राजनीति करते हैं। तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में किस तरीके से किया जाए। वो उनके पास तरह तरह के हथकंडे हैं, क्योंकि वो बड़े माहिर हैं इन चालों में, षड्यंत्रों में। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद है, क्योंकि जनता लड़ेगी। अब जनता लड़ेगी, और ये जो पिछले दिनों ये उपचुनाव हुए हैं उसमें जनता ने ये बता दिया है कि हम अपने मुद्दों के लिए खुद लड़ेंगे। और देखते हैं कि आप ये नाइंसाफी जो हो रही है उसको कितने दिन तक चलने देंगे, नहीं चलने देंगे आप। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं कि मोदी जी ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हथियार ऐसे नहीं डालने वाले हैं। जरा अजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। अजय जी, क्या जिस ढंग से हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की मजबूती की, इंडिया गठबंधन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन पैरेलली एक चीज़ और हम देख रहे हैं जिसमें इंडिया से भारत बनते हुए, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होते हुए, जिसमें आनन फानन में संसद के विशेष सत्र की चर्चा सामने आते हुए अब एक खबर और आई है, शायद आप लोगों को पता होगी। दो खबरें महत्वपूर्ण, जरा उसके बाद अजय जी आपके पास सीधा आना चाहता हूं और सवाल पहले रख देता हूं। सवाल यह है कि क्या ऐसे हथियार डाल देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस सवाल के साथ आऊंगा आपके पास, लेकिन दो और जानकारी देना चाहता हूं। एक ये कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज 13 तारीख है, आज से ठीक 4 दिन बाद 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है, आप सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार घोषणा की थी विश्वकर्मा योजना की, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो बजट है वो अलॉट किया जा चुका है। उसमें देश भर में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में उस योजना का ढिंढोरा पीटा जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि उसी दिन झंडा फहराया जाएगा नए संसद भवन के ऊपर। नए संसद भवन में चौथी बात कि अब ड्रेस कोड बदल चुका है वहाँ के गार्ड्स के, सुरक्षा कर्मियों के। खाकी ड्रेस और उस पर कमल का फूल। जो अभी मीनू जैन जी कह रही थी कि ऐसे हथियार नहीं डालेंगे, ये छोटे छोटे नमूने हैं अजय शुक्ला जी। इन नमूनों को किनारे करते हुए, ये उदाहरण को, ये एग्जाम्पल को किनारे करते हुए इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे बढ़ेगा। देखिए राजीव जी, एक चीज जान लीजिए, कोई संकट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, और जो ये सारी चीजें अड़चन की तरह से दिख रही हैं वो वास्तव में उसके लिए एक टॉनिक का काम करती है। एक चीज आप समझिए, एक चीज कही जाती है साइंस में कि जब जो भी कोई न्यूमेरिकल है, जब आप उसे हल कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि आप उसमें जितना जूझेंगे ना उतना बेहतरीन रिजल्ट आप लेके आएंगे। ये साइंस है। और कमोबेश जब मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं, मैं उन दिनों एसटी में एडिटर था हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का एडिटर था उस दौरान। एक हम लोगों को ट्रेनिंग में कुछ सेलेक्टेड लोगों को कंपनी की तरफ से भेजा गया था IIM में, जो है लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। उस ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ी अच्छी चीज हमें सिखाई गई, और वो सिखाई गई, हमें कुछ चीजें दी गई जिनमें एक समस्याएं थी और बता दिया गया कि आप उलझ गए। अब हम उलझ के उन्हें सुलझाना था। सब अपने जूझ रहे थे, कोई कैसे रास्ता निकाल रहा था, कोई कैसे निकाल रहा था, कोई कैसे निकाल रहा था, और अंततः रास्ते निकले। उन्होंने कहा जितना आप जूझे उतनी जल्दी और उतना अच्छा रास्ता निकाला, जितना आप उसमें पड़े बचने की कोशिश करी आप रह गए। तो समस्याएं नहीं होंगी ना तो मजा नहीं आएगा। अच्छा है ये अड़चने आनी चाहिए, और ये आएंगी तो ये हमें उस चुनौती से लड़ना सिखाती है। वो सिखाती है कि कैसे जीता जाता है। वो सिखाती है कि आपको ऐसे हराम से नहीं मिल गया,
लड़के मिला है, संघर्ष करके मिला है, और वो जब मिलता है तो उसका मोल भी समझ में आता है। कमोबेश आप देखिए ना, जो जानते हैं वो जानते हैं आजादी की लड़ाई का एक संघर्ष बड़ा लंबा संघर्ष था, और उस संघर्ष को किया गया, धीरे धीरे किया गया। पहले कहा गया कि काउंसिल में पार्टिसिपेशन दो, वो मिला। फिर उसके बाद में ये हुआ कि हाँ अब जो है हमें स्वशासन दो, उसके लिए काम हुआ। और फिर अंततः 1935 में वो एक्ट पास हुआ। फिर उसके बाद हुआ नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, और फिर हमने उसकी लड़ाई लड़ी, और फिर लड़ते लड़ते अंग्रेजों भारत छोड़ो पे हम आ गए, और आते आते हमने देश भी लिया, अंग्रेजों से भारत भी छुड़ाया और देश आजाद कराया। अब जो कायर थे, मक्कार थे, वो तब भी चरण चुम्बन करते थे, आज भी चरण चुम्बन करते हैं। वो तब अंग्रेजों के चरण चुम्बन करते थे, आज कुछ देसी अंग्रेजों के करते हैं। तो यह सत्य है। तो उनको आजादी का एहसास नहीं होता है, लेकिन हमें आपको होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है आजादी कैसे मिली है, हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है इस देश के लिए। तो हमें इस बात का फक्र होता है। हम कहते हैं शान के साथ कि मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने इस हिंदुस्तान को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दिया, जिस परिवार ने इस देश को पहला अखबार दिया। मैं उस परिवार से गर्व महसूस करता हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारे लोगों ने देश के लिए मरना स्वीकार किया। तो उसी तरीके से आज जो हालात हैं, उन हालात को देख करके लगता है कि बिल्कुल इससे बुरे हालात तो हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि आपातकाल आपातकाल, अरे आपातकाल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, चंद लोगों की बात थी। आज तो आम आदमी को, पत्रकारों को, सबको जिस तरह से डराया जा रहा है, सब किया जा रहा है। उस समय खुद लोग गिरफ्तारी देते थे, वही होता था, और उसके बाद शाम को छोड़ दिए जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आपको जबरन मुलजिम बनाने का काम किया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जो चरण चुम्बन करते हैं, नफरत फैलाते हैं और न तमाम तरह के अपराध करते हैं, उनको साधा जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है। अब आप सोचिए, भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार खड़ी होती है, केंद्र की मोदी सरकार। उन नफरत वाले पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार खड़ी होती है, उनको बचाने के लिए वो दबाव डालती है अपने, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस पर हो, चाहे दूसरी एजेंसीज पर हो, या फिर न्यायपालिका पर। तो यह बताता है कि उलझने डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भारत जुड़ रहा है और लड़ रहा है, तो इंडिया जो है जिस तरीके से लड़ने निकला है, उसका बड़ा संकेत आज की मीटिंग में मिल गया है। ये जैसे कहते थे रोज फैलाते हैं, इन्होंने फिर फैलाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब निकले तो सारे नेताओं ने एक ही चीज कही, हम साथ साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोपाल से शुरुआत हो रही है, इतनी मतलब अब इससे बेहतरीन कोई नमूना नहीं हो सकता है कि क्या ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। और ये असलियत में इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है, इस देश की आवाम की जीत है, इस देश के उन लोगों की जीत है जो चाहते हैं कि हमें आजाद भारत चाहिए। उनकी जीत है जो सबकी आवाज चाहते हैं, ये उनकी जीत है जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उन्हें नंगा नहीं देखना चाहते हैं, ये उनकी है जीत है जो सबको एक साथ देखना चाहते हैं, तो सबकी समृद्धि चाहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सही दिशा में चल रहा है, और मुझे लगता है देश में यह गठबंधन के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और राहुल गांधी विदेश में भी जाकर इसके यह बड़ी बात है, और उसका असर हो रहा है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। यही वजह है कि हिंदुस्तान में भले तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, बाहर पहुंचते सबने गरिया दिया। यह अपने आप में बड़ी बात जी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, और यहाँ
निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूती में एक पॉइंट और आता है। जरा पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी और फिर आता हूं सुनील शुक्ला जी के पास में। प्रशांत जी, कुछ बात रखना चाहते थे, आप एक नए खुलासे की बात करना चाहते थे अडानी को लेकर के, और ये पॉइंट यहां इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि जब जब इंडिया गठबंधन सामने आता है, अडानी का मामला सामने आता है, तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने के लिए कुछ और लोगों को भेजा जाता है। ये एक्सपोज हुआ है, ये खबर एक्सपोज हुई है, पत्रकार ने बताया है और उसने छोड़ भी दिया उस चैनल को। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है प्रशांत जी। लेकिन आज दिन में भी हम लोग, स्वामी जी और हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं लेकिन आप एक खुलासे की बात कर रहे हैं, जरा उस खुलासे पे आइए और समझूं कि इसमें इंडिया गठबंधन और कैसे इस इशू के साथ मजबूत होने जा रहा है। देखिए, अडानी पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया मोड़ आज इसमें आया है कल, और वो जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा प्रोजेक्ट की खबर आ रही है, सरगुजा रेल प्रोजेक्ट की खबर आ रही है। इसमें अडानी के ही एक कॉन्ट्रैक्टर जिनका नाम है अजय कुमार अग्रवाल, ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं अब, और ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हुए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए गए हैं कि अडानी का जो सरगुजा रेल कॉरिडोर है, सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हैं और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करे, और उन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए हैं। तो ये एक नया मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने अब और है, लंबा चौड़ा एफिडेविट है। उसके पहले आप देखिए कि अनामिका जायसवाल नाम की एक पिटिशनर है, उन्होंने एक लंबा एफिडेविट दिया जिस पे आपने वीडियो बनाया कि किस तरीके से अडानी के शेल कंपनीज के जरिए यहाँ पे पैसा लाया गया। एक और बहुत जो बात है वो पूर्व सेबी चेयरमैन एम दामोदरन, उन्होंने कहा है कि जो ये फाइनेंशियल टाइम्स में अडानी के खिलाफ आरोप लगाने वाली रिपोर्ट आई है, इसके जो तथ्य हैं वो बहुत पुख्ता हैं और सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। इन सब बातों का नतीजा राजीव जी ये हुआ है कि आज अडानी के सारी कंपनियों के शेयर मार्केट में गिरे। तो और जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर हैं, फिल्म आनी अभी बाकी है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला जो है वो हो रहा है। दूसरा चीज, एक और जो एंकर्स की बात हो रही थी राजीव जी, यहाँ वे बता दें क्योंकि सुधीर चौधरी का नाम आ गया है, उनके खिलाफ FIR हो गई है। उन्होंने किया क्या था, कर्नाटक सरकार की एक योजना जिसमें कि माइनॉरिटीज के लोगों को टैक्सी के लिए कार खरीदने पर जो है वो 3 लाख रुपए की सब्सिडी थी, और उसी योजना में SC ST के लोगों को 5 लाख की सब्सिडी थी। इन महाशय ने अल्पसंख्यकों वाली खबर तो चला दी और साथ में ये भी कहा कि कर्नाटक की सरकार हिंदुओं को सब्सिडी नहीं दे रही है, सिर्फ मुसलमानों को दे रही है। ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड का मामला है, देखिए पत्रकारिता राजीव जी हम सब कर रहे हैं, और पत्रकारिता में हर मीडिया हाउस का, हर पत्रकार का एक राय होती है, एक झुकाव होता है। बिल्कुल आप आर्टिकल 19(1)(a) के दायरे में हैं, आपके अंदर आपको विचारों की अभिव्यक्ति है कि सरकार की आलोचना करें या सरकार का पक्ष लें। लेकिन जब आप समाज को तोड़ने लगते हैं, जब आप लोकतंत्र के खिलाफ हो जाते हैं, तब दिक्कत है। तो ये जो मीडिया है ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, और जो आज कांग्रेस ने फैसला लिया है, वो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है और एम्पावर किया है मीडिया कमेटी को, सब कमेटी को, कि वो एंकर्स के नाम दे जिनके शोज में इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक 7 नाम आ चुके हैं। तो
और ये 2-3-4 नाम इसमें और जुड़ेंगे। मैं सबके नाम यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ अभी, लेकिन 7 नाम आ चुके हैं और हमारे दर्शक और यहाँ हमारे जो बैठे हुए मित्र लोग हैं, उन 7 नाम कौन है बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 7 सबसे नफरती एंकर कौन है। तो इंडिया गठबंधन की देखिए, मीडिया को अगर आपने संभाल दिया और अगर इनको नफरत करने से रोक दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मीडिया पर कम से कम नफरत न फैले, कम से कम सही खबर जाए। आप मत कीजिए लाग लपेट का, मत बढ़ा चढ़ा के बोलिए, लेकिन जो सच है वो तो दिखाइए। कम से कम ये तो बताइए कि हाँ, आज मोदी जी ही नहीं जा रहे हैं अपने दफ्तर में, अपने मुख्यालय में, बीजेपी कार्यालय में। यहाँ इंडिया गठबंधन के 12 नेता भी पहुँचे हुए हैं। 12 नेता इसलिए कह रहा हूँ कि एक वो जेडीयू से मनोज झा नहीं, संजय झा पहुँचे थे। अभिषेक बनर्जी नहीं आए ईडी के कारण, और सीपीएम ने अभी तक नाम नहीं दिया है। उनकी पोलिट ब्यूरो की बैठक है 17-18 को, उसके बाद वो नाम आएगा। लेकिन 12 नेता बैठे तो थे, और बैठ करके जो कुछ यहाँ फाइनल करके वो उठे हैं, ये खबर भी तो बनती है, जिस पे अभी पिछले 1.5 घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं। खैर, आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, और मीडिया से लेकर तमाम बातें यहाँ हो रही हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात जो अदानी को लेकर के अभी बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, छत्तीसगढ़ की बात बता रहे थे। अदानी को लेकर अनामिका जायसवाल की जो याचिका है, साफ वो उस याचिका में लिखा गया है कि सेबी ने बचाने की कोशिश की है। अभी तक एक बड़ा घोटाला है, जिस घोटाले से अदानी को बचाने की कोशिश हो रही है। और यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी सदन के अंदर बोले तो उनको सदन से बाहर करवा दिया गया। वो विदेशों में भी बोल रहे हैं, अब सदन के अंदर पहुंच गए, फिर बोल रहे थे। तो ये भी एक मजबूती का कारण बनने जा रहा है क्या? देश की जनता के बीच अदानी का मसला पहुंच चुका है क्या? निश्चित रूप से है। भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और यह केवल कल्पना का विषय नहीं है। यह साबित हो गया है कर्नाटक के चुनाव में। कर्नाटक के चुनाव में लोगों ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार पे लामबंद होकर के खिलाफ मतदान किया, बड़े पैमाने पर मतदान किया। उस मुद्दे से भटकाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उस मुद्दे से हटे नहीं। उनके लिए महत्वपूर्ण विषय था। आज उसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सरकार घिरी हुई है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष ने ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया है, बीजेपी के पास उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, इसलिए वो तमाम तरह के इधर उधर की बात कर रहे हैं। वो सनातन का मुद्दा ला रहे हैं, देश को बदलने का नाम ला रहे हैं, नाम बदलने का नाम ला रहे हैं। वो एक देश एक चुनाव के चर्चा कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो अयोध्या में राम जन्मभूमि की तैयारियों को लेकर चर्चा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस किसी मुद्दे पे बात नहीं करने के लिए तैयार है जो विपक्ष उठा रहा है या जो लोगों में विषय है। लेकिन जो विपक्ष है उसने तो सभी मुद्दे सामने कर दिए। विशेष सत्र को लेकर के जो विपक्ष ने चिट्ठी लिखी वो गंभीर विषय है, और सब भ्रष्टाचार सबसे आगे महत्वपूर्ण मुद्दों में से शामिल है। आप इससे बच नहीं सकते। आप रोज रोज नए नए खुलासे होंगे, और लोग आप ये विश्वास करने लगे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अदानी वाले मुद्दे पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और जो विपक्ष ने एक आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो इंडिया दल समूह के खिलाफ एक प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं, जानबूझ करके इस तरह की खबरें दे रहे हैं जिससे कि एक तनाव की स्थिति बनी रहे, या अंडरमाइन करने का प्रयास कर रहे हैं इंडिया दल समूह को, उनके खिलाफ जो आक्रामक रुख अख्तियार किया है, इससे भी जनता में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। ये लोग मान के चल रहे, सवाल पूछते थे कि आगे कांग्रेस विपक्ष में से कौन सी कमी है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इन लोगों के खिलाफ एक रवैया क्यों नहीं तय करता है विपक्ष। तो यह आक्रामकता इनके आत्मविश्वास का परिचायक है। यह आक्रामकता इससे लगता है कि लोगों में किस तरह का जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। तो ये जो जिसको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, ये लाख प्रयास करे कि आप इंडिया दल समूह के राजनीतिक गतिविधियों को
उसका कवरेज करें कि न कर, खबरों को लाए कि न लाए, लेकिन वो खबरें छुपी हुई थोड़े हैं। क्या आज सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी खबर है? अगर 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 G20 की सफलता को लेकर के आम आदमी में इतना ही हर्षोल्लास की स्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तिल रखने की जगह नहीं होती। और क्या स्थिति है, कोई जाके देख ले वहां कि केवल आपके पार्टी के कार्यकर्ता कहीं इकट्ठे होते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता तो हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसे कैसे इनकार कर सकते हैं? इसलिए मेरा है कि जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और यही सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती है कि इन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका जवाब उनके पास क्या हो सकता है। लेकिन जो ये कोशिश कर रहे हैं विषयांतर होने की, मुझे नहीं लगता कि ये विषयांतर हो पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि सब में जो एकता दिखाई पड़ रही है वह लगातार मजबूत होती हुई भी दिखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में यह जो पहली इनकी आम सभा होने जा रही है, यह बहुत बड़ा संदेश देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को ही लेकर के टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, वहाँ वामपंथी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यही एक राज्य है जहाँ पे जो इंडिया दल समूह है बिखर जाएगा। एक सफलतापूर्वक घोषित रूप से ये सभा होगी, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रश्नों का ये जवाब होगा और लोगों के बीच में इंडिया दल समूह के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास और गंभीरता से आगे बढ़ता चला जाएगा। जी, एक विश्वास जो है ये बढ़ता हुआ आगे हम देखेंगे। संजय जी आपके पास आना चाहता हूँ और फिर जल्दी से शकील अख्तर जी, बहुत सारी चीज़ें आपके पास और अब तक अपडेट हो गई होंगी, आपके पास भी आता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास। लेकिन संजय जी, ये विश्वास बढ़ता हुआ और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए अलग अलग ढंग से जो तैयारियां चल रही हैं, इन तैयारियों पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और लेकिन जो अगली जनसभा, पहली जनसभा जो होने जा रही है, उससे आगामी चुनाव को देखें, अगर मध्य प्रदेश के चुनाव को खासकर देखें, तो क्या आपको लगता है कि उस पर भी ये कहीं ना कहीं गौर फरमाने की कोशिश हुई होगी कि चलिए उस राज्य में हम उस राज्य से शुरुआत करें जहां चुनाव है और चुनाव में लाभ, उसका फायदा मिले? हाँ बिल्कुल, इसीलिए लखनऊ रखा गया। और सिर्फ भोपाल नहीं, मतलब सबसे पहले बैठक बिहार पटना में हुई, फिर बेंगलोर में हुई, फिर मुंबई में हुई और फिर अब भोपाल में। इन चारों जगहों का चुनाव उनकी रणनीति बताता है कि कहाँ चोट करना है, कब चोट करना है, और एकदम उसमें दिखाई देता है कि कितना प्लान्ड है, कितना सुनियोजित है। वो इन चारों जगहों के चुनाव में दिखता है। दूसरी ओर अगर बीजेपी को देखिए तो उसमें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ मोदी जी हैं उनके पास, और मोदी जी उसी पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं। मोदी जी की जो योग्यता थी या जो भी कुछ वो करते थे, जैसे उन्होंने अभी जो पार्लियामेंट में आपने बताया तो मुझे याद आया कि वो जो ड्रेस में उन्होंने कमल का फूल बना दिया, ये एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का काम नहीं है। किसी कॉर्पोरेट के सीईओ होते और कंपनी के लोगों को यूनिफॉर्म में डाल देते तो बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन वो देश के लिए नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे वो कर रहे हैं तो उसका डबल नुकसान है। एक तो लोग पसंद नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि वो पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं था कि वो इस तरह के छोटे छोटे काम करे। तो जो छोटे काम ये कर रहे हैं उसका डबल नुकसान है, और उधर कांग्रेस जो कर रही है उसका डबल फायदा है हर चीज में। जैसे अडानी वाला मामला है, तो अडानी वाले मामले में ना सिर्फ सेल कंपनियां बंद होने के बावजूद अडानी की कंपनी में सेल कंपनी का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये प्रचार करते रहे कि हमने सेल कंपनियां बंद कर दी और सेल कंपनी से इन्वेस्टमेंट हुआ। तो दोनों है कि आप पहले झूठ बोल रहे थे, सेल कंपनी आपने बंद नहीं करवाई, या बंद करवाई फिर भी अडानी में इन्वेस्टमेंट हो गया। और दूसरी तरफ कि जितनी सेल कंपनियां बंद करवाई उससे जिनको नुकसान हुआ वो भी तो सरकार के खिलाफ होंगे। तो अडानी के मामले में, एक मामले में कि अडानी को गलत फायदा पहुंचाया गया, उससे जनरल पब्लिक तो नाराज है ही, और जिन लोगों को नुकसान हुआ, जो करीब 4,03,80,000 सेल कंपनियां बंद करवाई गई हैं, तो वो सब तो सरकार के खिलाफ ही होंगे ना। और कह रहे हो कि इतना प्रचार कर रहे थे, तो इनका काम जो है पूरा, जो ये प्रचार करने के लिए करते रहे या काम करने के लिए दिखाते रहे, वो सब अब इनके खिलाफ हो गया है और सब इनका नुकसान करेगा। जो दिखाता है कि प्लानिंग नहीं था कुछ, और कुछ राजनीति भी ढंग की नहीं थी। और दूसरी ओर कांग्रेस का बहुत बढ़िया है, ये फर्क है, और फर्क बहुत ज्यादा है। राजीव जी।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फर्क है। लेकिन क्या कुछ अपडेट है शकील अख्तर जी? और ये अब गठबंधन में ये बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों के जैसे पंजाब है, दिल्ली है, बिहार है, इन राज्यों पर भी फोकस्ड होकर के विचार विमर्श किया गया है। राजीव जी, एक तो सबसे पहले एक बड़ी दुखद खबर कश्मीर से आ रही है, और कश्मीर के बारे में हमारी ये जो सरकार है बहुत बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन दुर्भाग्य से सच्चाइयाँ कुछ और बताती हैं। आज अनंतनाग में अभी एक कर्नल रैंक के ऑफिसर, एक मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी, ये तीनों शहीद हो गए आतंकवाद में। कर्नल का मतलब हमारे दर्शक समझते होंगे और हमारे साथी समझते होंगे, सेना का सबसे बड़ा कमांडिंग ऑफिसर होता है जी। कर्नल का शहीद होना बहुत बड़ी बात होती है, मेजर भी, डीएसपी भी। कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं। अभी आज की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों बैठे हुए थे और कुछ बातें उन्होंने बताई वहाँ पे कि कश्मीर में हालत क्या हो रही है। कश्मीर के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और कश्मीर की हालत जो है वास्तविक जो है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि होता ये है कि जब आप झूठे दावे करने लगो, कहानियाँ ही कहानियाँ सुनाने लगो, तो ग्राउंड पे आप काम नहीं करते हैं। और वही सच्चाई है कि जो 1990 के बाद 1989 में जो वहाँ आतंकवाद शुरू हुआ था, और उसको जिस तरह से उस समय की केंद्र सरकारों ने और वहाँ जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने निपटा, वो उसके बाद नहीं हुआ और कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जाने लगी हैं। खैर, तो उसके लिए हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जब ये अभी हाल खबर हमें मिली, सारे बड़े नेताओं ने इस पर दुख किया। दूसरी एक बात कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत का आप बता रहे हैं, इसी समय स्वागत हो रहा है जिस समय हमारे अनंतनाग में, दक्षिणी कश्मीर में आता है अनंतनाग, वहाँ ये इतना बड़ा हादसा हुआ। अपने घर के अंदर आपका स्वागत कैसे होता है, इसका टीवी के लिए क्या मायने हैं, ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया। ये कहीं रामलीला मैदान में हो रहा है, ये कहीं और किसी सार्वजनिक जगह पे हो रहा है, आपके पार्टी ऑफिस में आप ही के लोग कर रहे हैं, और आप लोगों ने सबने वो देखा होगा कि उसमें जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो भी हाथ उठा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे सकें। वो सिर्फ आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ये मोदी जी का जो आपने कहा बहुत सही कहा कि इतना आदत हो गई है देखते हुए, इतने सारे ऐसे स्वागत समारोह हो चुके हैं कि जिनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। खैर, ये बात। अब इसके बाद जो एक और सबसे बड़ी बात के तौर पे जिस पे कहा जा रहा है, और है भी बड़ी बात वो, कि आज ये फैसला हुआ है कि जो नफ़रत फैलाने वाले एंकर हैं उनका बायकॉट करेंगे, और कुछ नाम भी तय किए गए हैं। सब अच्छी बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के लोगों को ये भी मालूम है कि जो प्रेम फैलाने वाले एंकर हैं वो कौन हैं? आप नफरती एंकरों के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे और प्रेम फैलाने वाले एंकरों को आप जानते नहीं हैं। इंडिया के बाकी दल हैं, उन्हें तो मालूम है, वो लोग तो बताते हैं, हमारी उनसे बात होती रहती है, आप लोगों से ही बात होती रहती होगी। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें से किसी को नहीं मालूम। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो सब धान 22 पसेरी। उनके लिए कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जिस स्टूडियो को ये समझते हो कि यहाँ से प्रोफेशनल खबरें आती हैं, यहाँ से जनता की आवाज़ उठाई जाती है, यहाँ से विपक्ष की आवाज़ को महत्व दिया जाता है। मीडिया का काम क्या है, स्टूडियो का काम क्या है? यही 3 चीज़ें। नंबर 1, जनता की आवाज़ उठाना। जो जनता के मुद्दे हैं जिसको जनता बता नहीं पा रही है, उसके पास हम खुद जाएं, उनको लेके आएं और वो सरकार तक, विपक्ष तक और सब तक पहुंचाएं। उसके बाद काम क्या है हमारा, कि देश में प्रेम, भाईचारा, इनकी बातें करें जी। देश को तोड़ने वालों को एक्सपोज करें, और जो विपक्ष की आवाज़ है जिसको आज दूसरे टीवी चैनल नहीं दिखा रहे हैं, उसको कौन उठा रहा है? इंडिया की आवाज़ को कौन उठा रहा है? कैसे उस आवाज़ को उठाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो भाई लोगों, उनके पास भी जाओ, वहाँ भी जाके अपनी बात कहो। आपकी बात जो है वो करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी। अभी आप लोग जो
गोदी मीडिया के कैमरे को देख के उनके पीछे पीछे भागते रहते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो आपका 1 मिनट का, थोड़ी देर का बाइट दिखाते हैं और उसके बाद उससे ज़्यादा आपके नेता राहुल गांधी को वो गालियां देते हैं। कांग्रेस के हर नेता को ये याद रखना चाहिए कि अगर मैं उनके टीवी में दिखता हूँ या उनके अखबार में छपता हूँ तो मेरे नेता को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को ये लोग कितनी गालियां देते हैं। क्या इन्हें मालूम है? मुझे दिखाने से क्या होगा? नहीं, मगर वो कहते हैं मुझे दिखा दो, बाकी तुम लोगों को जितनी नेताओं को गालियां देना हो, हमारे नेतृत्व को देना हो और कांग्रेस की पॉलिसी को ख़राब बताना हो, वो भी बताते चले जाओ। आप सबको मालूम है, नाम लेके बोलता हूँ मैं आज, कि अभी सुधीर चौधरी की बात हो रही थी। अभी सुधीर चौधरी को लंच में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने बुलाया। ठीक है, बुला सकते हैं कोई भी, लेकिन उनके साथ खड़े होकर बाकायदा अलग से फ़ोटो ऑप भी कराया, फ़ोटो खिंचवाया और फिर उस फोटो को अपने हैंडल से डाल के बताया भी कि देखिए सुधीर चौधरी जी हमारा कितना सम्मान करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन सुधीर चौधरी अगर उनके लंच में आ जाते हैं, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो उस कांग्रेस के नेता का सम्मान बढ़ जाता है। और ये फैसला जनता करेगी कि उन्हें कितने वोट देना है, कितने नहीं देना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जो हमारे साथी संजय जी हैं, उन्होंने बताया, बड़ी साफ बात कही कि कांग्रेस को ये नहीं मालूम, कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, कांग्रेस को नहीं आता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उनके अपने पत्रकारिता के अनुभव है जो ये बताते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता संभाली है और उसके बाद उसका मिजाज जो है वो फ्यूडल हो गया है, पूरा सामंतशाही मिजाज है उसका। वो अपने आप को समझती है कि मैं तो स्टेपनी हूँ, पहिया पंचर होगा मोदी जी की गाड़ी का कोई, और जनता अपने मेरे पास हाथ जोड़ के आएगी कि सर आप संभाल लीजिए जी। अभी कहा भी खड़गे जी ने कि हमें सरकार चलाना आती है, 70 साल का अनुभव है, आपसे नहीं चलती, छोड़ दीजिए। अरे वो क्यों छोड़ेंगे भाई? अभी आप ही तो कह रहे थे कि वो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, वो नहीं छोड़ेंगे वो, और आप कह रहे हैं कि आपको नहीं चलानी आ रही, आप छोड़ देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा है, इंडिया गठबंधन की वजह से ही ये सारा का सारा माहौल बन रहा है, लेकिन ये बात समझना चाहिए कि उनके 7 एंकरों का, 8 एंकरों का, अभी एक एंकर हैं उनके, 10 साल तक वो डीडी न्यूज़ में रहे। अडवाणी के टाइम अडवाणी जी लाए थे और उसके बाद 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने उनकी खूब सेवा की, खूब उनका ख्याल रखा। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार गई 2014 में, उन्होंने अखबार में पहला लेख लिखा कि ये पांचों के पांचों जो सूचना प्रसारण मंत्री थे ये क्या करते थे। आप कहें तो नाम भी बता दें। वो अपने आप को कहते हैं कि आज मैं थोड़ा सा इस्लामिक फोबिक होना चाहता हूँ, आज मैं थोड़ा सा, तो अभी समर्थन कर रहे हैं वो इन सब का जी। हमारे दोस्त के लड़के हैं, क्या कहें, तो कोई बुराई नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो आरएसएस के हैं, कोई उनको उसमें उस लड़के में हम कोई दोष नहीं समझते। कहते भी हैं कि भाई तुम्हारे पिताजी भी आरएसएस में थे, तुम खुद भी रहे हो, तुमको वहाँ से अडवाणी जी लाए थे, अडवाणी जी दूरदर्शन में लगा दिया, अडवाणी जी ने बहुत अच्छा किया, उनका काम था ये करना। लेकिन ये 10 साल जो कांग्रेस के सरकार ने तुमको रखा और इस कांग्रेस के 5 सूचना प्रसारण मंत्री आए जिन्होंने तुम्हारा खूब सम्मान किया, और 10 साल तुम लगातार दूरदर्शन में बने रहे और उसके बाद आज तुम सब कर, तो ये भाई देखने की बात है। ये देखेंगे तो अच्छा है। खबरें चलाने से, बातें बताने से, ये सब करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम फिर कहते हैं कि तुम 7 लोगों की लिस्ट बना लो, 40 लोगों की लिस्ट बना लो, कोई कह रहा 36 की लिस्ट बनी है, जितने की बना लो, लेकिन हमें ये बता दो कि 2, 3, 4, 5 तुम्हारे पास कोई ऐसे एंकरों की लिस्ट है जो इस देश में प्रेम फैलाने का काम कर रहे हैं, इस देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं, जो खतरे उठा रहे हैं और ख़तरे उठाकर पत्रकारिता कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शकील अख्तर जी, ये बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि ये भी समझना होगा, अगर कहीं खाई है तो फिर ऊंचाई भी होनी चाहिए, और ये दोनों पहलू को समझना चाहिए, और इन दोनों पहलुओं को समझ के ही आपको आगे बढ़ना होगा। इंडिया गठबंधन मीडिया को लेकर के बहुत सतर्क नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सतर्क रहिए। चरण चुंबक पे सवाल पूछे जा रहे हैं और उसका आप जवाब दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए
कि कौन सवाल पूछ रहा है, कौन सवाल नहीं पूछ रहा है, कौन सही आईना दिखा रहा है, कौन सही आईना नहीं दिखा रहा है। ये सबके लिए है, ये हमारे लिए भी, आपके लिए, तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। हम लोग भी यहाँ 8 लोग बैठ कर के भी चर्चा कर रहे थे। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी बड़ाई कीजिए, हमारी बुराई कीजिए, जो भी आपको जो अच्छा लगे सो कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये तो समझिए कि यहाँ कौन अपने पेशे में ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। खैर, ये हमारे पेशे की बात है, लेकिन यहाँ जो इंडिया गठबंधन कर रहा है उसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे अभी पिछले लगभग पौने 2 घंटे से, और हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे। अजय शुक्ला जी, मीनू जी हमारे साथ बनी रही, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब बने रहे, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, शकील अख्तर जी इधर, और 2 साथी और थे, सुनील शुक्ला जी थे और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी थे। और सब जो बात कह रहे थे, कहीं ना कहीं सब यहाँ हो सकता है दोस्तों कि आपकी अपनी चाहत कहीं ना कहीं छिपी हो, लेकिन बात सच्चाई की होनी चाहिए। और हमारे जितने साथी पैनलिस्ट साथी यहाँ अपनी बात रखते हैं, वो अपनी चाहत से ज़्यादा जो सच्चाई होती है वो सामने रखते हैं। जैसे अभी शकील अख्तर जी बात कह रहे थे, या इनसे पहले प्रशांत टंडन जी, या मीनू जैन जी, या अजय शुक्ला जी, तमाम लोग, चाहे संजय जी, सब अपनी बात से ऊपर जो सच्चाई है वो यही है। हम भी लगातार ग्राउंड पे भी जाके आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन की चर्चा जो भी जब से शुरुआत हुई है तब से आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिसको कोई दिखा नहीं रहा था, उस समय हम दिखाते थे, बताते थे, और इसलिए कि हाँ कुछ धरातल पे हो रहा है। इस धरती पे एक ऐसा आंदोलन शुरू हो गया इस यात्रा के जरिए जो कल को हिला देगा, और वो हिला रहा है। अभी डर लग रहा है, अभी आज की तारीख में बीजेपी डरी हुई है कि कहीं ये दूसरी यात्रा ना शुरू कर दें। तो ये पहली यात्रा के समय हम लोग ये बात करते थे। मीनू जैन जी लगातार उस समय बनी हुई थी, मीनू जी से बेहतर और कौन बता सकता है। और मीनू जी तो चली थी उस यात्रा में, अजय शुक्ला जी चले थे उस यात्रा में, प्रशांत टंडन जी चले थे उस यात्रा में, हमारे 3 साथी शकील अख्तर जी और हम तो साथ कोच्चि तक गए थे। यहां जितने लोग हैं सब, तो उस यात्रा को लेकर के आप सब बताइए कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि आज साल भर बाद उस यात्रा की धमक इतनी बनेगी कि यात्रा के नाम से बीजेपी को, सत्तारूढ़ दल को डर लगेगा। आज डर लग रहा है, इसलिए बार बार अंदर खाने से पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ कब शुरू हो रही है यात्रा? अच्छा सचमुच शुरू हो जाएगी? पूछा जाता है ऐसे। अरे शुरू कर रहे हैं क्या? पैर में दर्द नहीं हो रहा है क्या? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए खैर, इन सवालों के जवाब भी देंगे और बातें बहुत होंगी। आज इस चर्चा को समाप्त करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों का। आप लोग जुड़े, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने